आज के इस वीडियो में वन शॉट स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, ये वन शॉट जो है बच्चों, ये मैंने पहले आपको अपडेट दे दिया था कि ये सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी पे है। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी के बारे में। पूरे इस 1 घंटे के या मैक्सिमम 1.5 घंटे के वीडियो में कोशिश हम ये करेंगे कि कंप्लीट सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी विद न्यूमेरिकल्स कवर कर दूं मैं। ठीक है, जिससे कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो आप जरूर इस वीडियो के एंड तक बने रहें और कंप्लीट आप सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी के कॉन्सेप्ट को सीखें और एक एक क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करें। ये नीट और जेईई दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली नीट के लिए तो जरूर आप देखें पूरे वीडियो को लास्ट तक, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, जहां पर मैं इस वीडियो का जो पढ़ा रहूँगा, जो बताऊंगा, उसके नोट्स को मैं शेयर करूंगा। जो वन शॉट नोट है उसको मैं शेयर करूंगा। ओके, ऑलरेडी मैंने वर्क एनर्जी पावर के शेयर कर दिए हैं। ठीक है, एंड रोटेशन के भी शेयर कर दिए हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है बच्चों, उस प्लेलिस्ट में जाकर जरूर आप अपने टॉपिक को देखिए कि कौन सा टॉपिक आपको चैप्टर समझना है, उसको जाकर आप वहां पे समझ सकते हैं, प्ले करके देख सकते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सरफेस टेंशन। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट कि सरफेस टेंशन क्या होता है बच्चों। तो सरफेस टेंशन को ना, ये स्ट्रिंग वाला टेंशन मत समझ लीजिएगा आप। जैसे स्ट्रिंग में पढ़ते हैं ना कि यहाँ पे ब्लॉक हैंग कर दिया तो यहाँ पे टेंशन जनरेट हो गया, तो यहाँ पे जो टेंशन था ना वो सरफेस टेंशन नहीं है, ये अलग है ना। सरफेस टेंशन मैथमेटिकली हम क्या डिफाइन करते हैं बताऊंगा। देखिए इसकी फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। बच्चों लिक्विड की प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन, जस्ट एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है बच्चों, ठीक है, जिसकी वजह से लिक्विड जो है ना, लिक्विड एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। मतलब स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, ऐसा सरफेस जिस पे हर तरफ से बाहर की तरफ ऐसे फोर्स लग रहा हो, जैसे ऐसा लगे कि एक मतलब चादर, एक बेडशीट या एक कोई भी ब्लैंकेट ऐसे पकड़ के हर तरफ से लोग खींच रहा है उसको, समझ रहे हो ना, मतलब पूरा एकदम स्ट्रेच हो रखा है ये। ठीक है, तो लिक्विड जो है ना एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरफ बिहेव करता है, लिक्विड का जो सरफेस है। ठीक है, और जो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरफ बिहेव करेगा उसके प्रॉपर्टी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सरफेस टेंशन रिस्पॉन्सिबल है बच्चों। ठीक है, और सरफेस टेंशन क्या होता है देखिए, तो सरफेस टेंशन देखिए, इट्स नेचुरल टेंडेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये मेरे खुद के नोट्स है, ये मत समझिएगा कि मैं किसी और का नोट्स बता रहा हूँ, ये मेरे खुद के नोट्स है। ठीक है, जो ऑनलाइन टीचिंग में जो 1-to-1 इंटरेक्शन में पढ़ाता हूँ मैं स्टूडेंट्स को, उस पर पढ़ाया था मैंने। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इट्स नेचुरल टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंड्स टू हैव अ मिनिमम सरफेस एरिया। बोला कि इसका जो नेचुरल टेंडेंसी होता है ना सरफेस टेंशन का बच्चों, ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करने का, मतलब खींचने का, है ना, सिकुड़ने का, और मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की इसकी कोशिश होती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर जैसे आप देखिए, तो आप देखे होंगे बच्चों कि टैप से ना जब पानी थोड़ा सा निकलता है यहाँ पर, तो ऐसे निकलता है, ये ऐसे लंबा सा होकर निकलता है, फिर थोड़ी देर बाद ना ये ऐसे स्फेरिकल बन जाता है। तो ये स्फेरिकल क्यों बनता है, क्योंकि लिक्विड की प्रॉपर्टी है कि वो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करेगा। तो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने के लिए वो स्फेरिकल शेप गेन कर लेता है। ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो देखिए यहाँ पर बहुत फोकस करके देखिएगा बच्चों, ये बिल्कुल माइंड में मतलब कि मेरा नोट्स नहीं है। मेरा नोट्स देखिए आपको लगता है तो देखिए इसको मैं रब कर सकता हूँ, ये मेरा खुद का पढ़ाया हुआ नोट्स है। तो बिल्कुल आप फोकस करके देखें। ओके, यहाँ देखें इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करें आप लोग, तो बच्चों इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये स्टार्टिंग में बच्चों कुछ पॉइंट्स है जो बहुत जरूरी है समझना। अगर आप नहीं समझेंगे ना तो सरफेस टेंशन समझ में आएगा ही नहीं आपको। इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर मतलब कि मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में जो फोर्स लगता है उसको इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं हम लोग। फोर्स अमंग द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स। दो टाइप का इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है बच्चों, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स कौन सा फोर्स होता है, तो फोर्सेज बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम मटेरियल। फोर्सेज बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम मटेरियल, मान लो कि मेरे पास एक कंटेनर है और इसमें सिर्फ वाटर फिल्ड है, तो वाटर अगर फिल है तो वाटर के दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगा ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स, है ना, कोहेसिव फोर्स बोलेंगे हम लोग। जैसे मान लो कि मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये वाटर से फिल हो गया, तो वाटर से फिल अगर है तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा यहाँ पर,
इसको बोलेंगे कोहेसिव। बट वाटर मॉलिक्यूल्स और इस ग्लास के, है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स और जो ग्लास है ना, ग्लास के जो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लग रहा होगा उसको बोलेंगे हम एडिसिव फोर्स। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल एंड ग्लास के जो सरफेस है उसके मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लग रहा होगा उसको एडिसिव फोर्स बोलते हैं, है ना। तो फोर्सेज बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स इज कॉल्ड एडिसिव फोर्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर रेंज क्या होता है? तो मॉलिक्यूलर रेंज होता है नियरली 10⁻⁹ मॉलिक्यूलर रेंज जो होता है बच्चों वो अप्रोक्सीमेटली क्या होता है? 10⁻⁹ मीटर होता है। ओके, फैक्टर्स, अब देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन, है ना। अब यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इसको? तो एक होता है कोहेसिव फोर्स, दूसरा होता है इम्प्योरिटीज, टेम्परेचर एंड कॉन्टेमिनेशन। कॉन्टेमिनेशन और इम्प्योरिटीज लगभग दोनों एक ही चीज हो गया बच्चों। इम्प्योरिटीज मतलब कि यहाँ पर अगर आप मिक्सिंग करते हैं, ठीक है, तो मिक्सिंग, देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर कोहेसिव फोर्स ना ज्यादा होता है, ठीक है, किससे? एडिसिव फोर्स से। एडिसिव फोर्स से कोहेसिव फोर्स का वैल्यू ज्यादा होता है, ठीक है, तभी जाकर के मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करता है कोई भी लिक्विड, कोई भी फ्लूइड। तो इसीलिए जो सरफेस टेंशन होगा ना वो कोहेसिव फोर्स पे डिपेंड करता है, कि कोहेसिव फोर्स जो है ना मॉलिक्यूल्स के बीच में, मतलब सेम मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच में है। ओके, तो ये कोहेसिव फोर्स, इम्प्योरिटीज और कॉन्टेमिनेशन दोनों सेम चीज हो गया। तो अगर आप इम्प्योरिटीज मिक्स करते हैं या कॉन्टेमिनेशन करते हैं तो उस केस में क्या होगा कि डिफरेंट मटेरियल के मॉलिक्यूल्स आएंगे, और अगर डिफरेंट मटेरियल के मॉलिक्यूल्स आएंगे तो यहाँ पर ये चीजें यहाँ से क्या होगा, मतलब डाइल्यूट हो जाएगा, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर, अब अगर टेम्परेचर में देखो तो अगर आप टेम्परेचर राइज करते हो तो टेम्परेचर राइज करने से भी क्या होगा, जो मोलिकुलर फोर्स है ना वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि मोलिक्यूल्स के बीच का फोर्स यहाँ पर क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो मोलिक्यूल के बीच का फोर्स कम होगा तो सरफेस टेंशन पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो वही बोला गया यहाँ पे। देखिए अब इस पॉइंट पे याद रखिए, सरफेस टेंशन इज जीरो एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे सरफेस टेंशन, मतलब कि अगर बॉइलिंग पॉइंट पे लेके जाते हैं ना तो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पे जो सरफेस टेंशन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। सरफेस टेंशन जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि मोलिक्यूल मोलिक्यूल के बीच का फोर्स जीरो हो गया। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि वाटर का जो सरफेस टेंशन होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होता है। अब सरफेस टेंशन को बच्चों मैथमेटिकली अगर हम डिफाइन करें यहाँ पर, तो मैथमेटिकली हम सरफेस टेंशन को क्या डिफाइन करते हैं कि सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। जैसे यहाँ पे आपके पास एक कंटेनर है ना, इस टाइप का एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में लिक्विड पूरा भरा हुआ है, ठीक है, और आपने क्या किया, इस पे एक ऐसे लाइन या एक ऐसे धागा, मतलब स्ट्रिंग, या ऐसे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रख दिया मासलेस, है ना। तो इसमें क्या होगा कि इधर में, है ना, इधर में और इधर में दोनों तरफ से लिक्विड यहाँ पर फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा। समझ में आया जो बोलना चाह रहा हूँ आपको मैं? देखिए यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने ये रखा है इस, है ना, इसको लिक्विड सरफेस पे, तो आप देखेंगे कि इधर से भी और दूसरे साइड से, इधर से भी, दोनों साइड से ना यहाँ पे फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, दोनों साइड से फोर्स लगना स्टार्ट होता है, बट ये फोर्स जो होता है ना परपेंडिकुलर टू लेंथ होता है। देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे एक्ट करता है। ठीक, तो परपेंडिकुलर टू लेंथ अगर हो जाएगा तो आप बोलेंगे यहाँ पर कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसको जो डिफाइन किया गया मैथमेटिकली, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो यहाँ पर इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन, फोर्स का न्यूटन और एल का मीटर। तो न्यूटन पर मीटर इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, है ना। न्यूटन पर मीटर इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, दैट मीन्स कि जूल पर मीटर स्क्वायर। अब ये जूल पर मीटर स्क्वायर कहाँ से है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है ना, इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं बेस्ड ऑन सरफेस टेंशन, है ना। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है बच्चों जो सरफेस टेंशन पे बेस्ड है। देखो बच्चों, वीडियोस को पूरा लास्ट तक देखो, लास्ट तक अगर देखोगे ना तभी आपको फायदा होगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होने वाला है। फिर तो मत देखो, कोई फायदा नहीं है। इसलिए फायदा नहीं है क्योंकि लास्ट तक आप देखेंगे नहीं तो आपको जल्दबाजी में बंद कर देंगे, आपको लगेगा कि हाँ क्या ही है ये तो चीज, है ना। बट लास्ट तक देखेंगे ना तो आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे इसमें, है ना, कॉन्सेप्ट मिलेगा। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है वहां जब पहुंचेंगे ना तो कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको, है ना। और कॉन्सेप्ट समझ में जब आ जाएगा ना एक बार तो बहुत मजा आएगा। तो कोई भी बच्चों वीडियो जब स्टार्ट होता है ना तो स्टार्टिंग में कुछ बेसिक चीजें तो आपको समझनी ही पड़ती हैं। तो अगर आपको आता है तो आप स्किप कीजिए, आगे बढ़िए, इसमें इसी वीडियो में स्किप करके आगे बढ़िए, है ना।
थोड़ा फॉरवर्ड करके। और अगर आपको नहीं आता है तो आप कॉन्सेप्ट को सीखिए, सीखेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, है ना। अब अगर वन शॉट वीडियो में भी अगर आप मतलब नहीं देखना चाहते हैं तो फिर आपके लिए क्या बनाया जाए बताइए। तो इसलिए आपको पूरा देखना चाहिए, अगर आप अच्छे से देखेंगे तभी जाके आपको समझ में आएगा। ओके, देखिए इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स बेस्ड ऑन सरफेस टेंशन। व्हेन अ नीडल फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड, है ना, जब नीडल जब सरफेस पे फ्लोट करेगा, ओके, इस टाइप से, समझ में आया। जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, मान लीजिए निडल यहाँ पर सरफेस पे ऐसे फ्लोट करेगा, ठीक है। तो जो ये निडल होता है ना बच्चों, ये निडल का पूरा जो पोर्शन होता है ये कर्व होता है। आप देखिए ना, तो ये कर्व होता है, ये कर्व होता है ना। तो कर्व होने से क्या होगा कि फोर्स इधर में मतलब ऐसे डायरेक्टली परपेंडिकुलर में ऐसे काम नहीं करेगा, है ना, ऐसे एंगल पे काम करेगा, मतलब ठीक है, इस तरीके से जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं ना। तो डायरेक्टली इधर फोर्स काम नहीं करेगा, यहाँ पर ये जो सरफेस टेंशन लगेगा वो इधर काम नहीं करेगा। सरफेस टेंशन यहाँ पर एंगल पे एक्ट करता है, क्योंकि ये कर्व होता है निडल का। और निडल देखो बहुत ही पतला होता है तो इसका एरिया नेग्लिजिबल होता है, बट यहाँ पर थोड़ा सा ना बड़ा सा दिखाना पड़ेगा आपको ताकि समझ में आए, अदरवाइज समझ में आएगा नहीं आपको, फिर क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा इस चीज का। ओके, सो देखिए, तो यहाँ पर ये हो गया टी, टी इंटू एल। तो यहां से आपको जो मिलेगा, और इधर से भी टी एल, है ना, थीटा एंगल, थीटा एंगल। तो इधर से क्या मिलेगा, टी एल कॉस थीटा। इधर में क्या मिलेगा, टी एल कॉस थीटा। ठीक, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, टी एल साइन थीटा। इधर में आ जाएगा टी एल साइन थीटा। तो बच्चों ये जो टी एल साइन थीटा, टी एल साइन थीटा है ना, देखो ये टी एल कॉस थीटा, टी एल कॉस थीटा कैंसिल कर देगा, क्योंकि इसका इधर है, इधर इसका इधर है। तो टी एल साइन थीटा, टी एल साइन थीटा कैंसिल। तो टी एल कॉस थीटा और टी एल कॉस थीटा, ये टू टी एल कॉस थीटा किसको बैलेंस कर लेगा, एम जी को। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू टी एल, है ना, साइन थीटा, नॉट कॉस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। निडल के वेट को बैलेंस करेगा। वैसे देखो बच्चों, निडल का वेट होगा ना, वैसे ही वो नेग्लिजिबल होगा, बट फिर भी अगर वो फ्लोट कर रहा है दैट मीन्स कि कोई तो उसको बैलेंस कर रहा है। आप बोलोगे सर बायोन्सी फोर्स काम कर सकता है, तो बच्चों बायोन्सी फोर्स काम करने के लिए यहाँ पर वी रो जी होता है। यहाँ पे वी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड। तो अब ये ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मतलब निडल का वॉल्यूम तो नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि एरिया नेग्लिजिबल है ना, एरिया नेग्लिजिबल है। निडल कितना पतला होता है, देखो याद करो, निडल देखो आप कितना पतला होता है। तो इसलिए बायोन्सी फोर्स यहाँ पे मतलब नहीं करेगा, उसको नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है। तो आएगा टू टी एल साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। ओके, क्लियर हो गया। तो यहां से अगर आपसे मास ऑफ निडल पूछे तो आप आराम से इसको जी को इधर भेज दीजिए अपॉन में, तो आपको यहां से मास मालूम हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर बात होगी कि भाई अगर निडल इस पे फ्लोट करेगा तो मैक्सिमम कितना वेट बैलेंस हो सकता है। अगर इनकेस मान लीजिए निडल यहां पर फ्लोट कर रहा है तो मैक्सिमम कितने मास का निडल इस पे बैलेंस हो सकता है। तो मैक्सिमम के लिए ये सोचो, ये एम मैक्सिमम कब होगा, यहाँ पे टू टी एल बाई जी, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो मैक्सिमम कब होगा, ये साइन थीटा पे। तो आप क्या लिखोगे कि एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, मतलब कि यहाँ पर जो एम है ना, ये मैक्सिमम तभी होगा जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम मास क्या होगा, टू टी एल साइन थीटा में साइन थीटा को आप 1 कर दीजिए, मतलब मैक्सिमम कर दीजिए, तो टू टी एल बाई जी। तो यहाँ पर ये एम मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम जो मास बैलेंस हो सकता है वो है टू टी एल बाई जी। Okay, if needle lifted from liquid surface, then required excess force। बोला कि अगर needle liquid surface से लिफ्ट करते हैं हम लोग, है ना, उसको उठाने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लो कि ये हो गया ना, तो अभी तो ये इसको हम छोड़ दिए तो फ्लोट कर रहा था, नीचे की तरफ है, बट इसी needle को अगर मैं ऐसे पुल करने की कोशिश करूंगा, तो अब जब इसको ऊपर की तरफ खींचूंगा ना, तो यही जो फोर्स जो ऊपर में इधर टीएल जो इधर एक्ट कर रहा था, अब यही टीएल इधर में एक्ट करने लगेगा, है ना। तो देखिए जब मैं निडल को इसको पुल करूंगा तो इधर में फोर्स एफ एक्ट कर रहा है, तो इधर में क्या लगेगा, टीएल टीएल। ओके, तो एक्सेस फोर्स मतलब एमजी के अलावा जो एक्स्ट्रा फोर्स है ना वो कितना लगेगा। एमजी को तो भूल ही जाओ ना, छोड़ दो एमजी को, एमजी के पीछे क्यों पड़े हो बच्चों। तो यहाँ पर कितना लगेगा, टू टीएल। ओके, समझ में आया, तो यह आ जाएगा टू टीएल। तो यहाँ पे जो एक्सेस फोर्स है ना, ये आपको यहाँ से मालूम हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो अब यहाँ पे हम लोग को एक्सेस फोर्स मालूम हो गया। अब यहाँ पे बात होगी कि ठीक है, ये तो निडल की बात होगी ना, अब बताइए कि एनुलर डिस्क का क्या होगा।
एनुलर डिस्क, एनुलर रिंग, मतलब एक तरह से समझ लो कि थिक डिस्क का क्या होगा। तो एक ऐसा हम रिंग ले रहे हैं, ठीक है, जिसका इनर एंड आउटर एरिया दोनों है। तो अगर इनर एरिया है, आउटर एरिया है, ठीक है, तो लिक्विड जब डालोगे ना, तो ये जो है ना, ये वाला पोर्शन जो है ना पूरा खाली है, तो लिक्विड क्या होगा, लिक्विड इधर भी टच करेगा और लिक्विड इधर बाहर में भी टच करेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर सरफेस टेंशन यहाँ पर भी एक्ट करेगा और यहाँ पर भी एक्ट करेगा। मतलब देखो यहाँ पर ना हर एक पॉइंट पे यहाँ पर सरफेस टेंशन एक्ट करेगा, तो सबका मिला करके सरफेस टेंशन कितना हो जाएगा, टी इंटू टू पाई आर वन, टी इंटू टू पाई आर वन। इसमें तो सर हर एक पॉइंट पर सरफेस टेंशन काम करेगा, तो अगर हर एक पॉइंट पे सरफेस टेंशन एक्ट करेगा तो सबको जोड़ करके सरफेस टेंशन फाइनली कितना मिलेगा आपको, टी इंटू टू पाई आर टू। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है, एडिशन कर देंगे। अब अगर मान लो तो कि मैं ऐसा बोलूं कि ये थिन रिंग हो गया, मतलब ये थिक रिंग की जगह पे थिन रिंग हो गया, तो अगर थिन यहाँ पर रिंग होगा ना, तो ये आर वन इजकल टू क्या हो जाएगा, आर टू हो जाएगा। तो अगर आर वन इजकल टू आर टू हो जाएगा ना, तो दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करो तो क्या मिलेगा, फोर पाई आर इंटू टी। तो यहाँ पे एक्सेस फोर्स क्या आएगा, फोर पाई आर इंटू टी। तो आपको यहाँ पे जो एक्सेस फोर्स है ना वो मालूम हो जाएगा। ओके, समझ में आया बच्चों आप लोगों को, ठीक। अगर एक चीज और भी है यहाँ पर, है ना, कि अगर आप क्रैश कोर्स में ज्वाइन करना है तो आप क्रैश कोर्स के लिए भी अपने आप को एनरोल करने के लिए, है ना, आप क्रैश कोर्स में ऐसे नहीं, क्रैश कोर्स में बच्चों लिख के कंप्लीटली पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये तो पीडीएफ मतलब मेरा खुद का बनाया हुआ है जो एडिटेबल है, ठीक है, गुड नोट्स में बनाया था, तो वो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। बट अगर आप क्रैश कोर्स में ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो बहुत ही मतलब मिनिमम फी पे आपको क्रैश कोर्स कंप्लीट पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा, ठीक, जहाँ पे आपको कंप्लीटली लिख करके आपके सामने लाइव एकदम आपको पढ़ाऊंगा, है ना, आपसे लाइव इंटरेक्शन होगा, ठीक। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आपको डाउट्स के लिए मैं अवेलेबल रहूंगा। मैं ये झूठा वादा नहीं करूंगा कि 24/7, कि वो तो पॉसिबल किसी के लिए भी नहीं है 24/7, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपके लिए डाउट्स के लिए अवेलेबल रहूंगा, ठीक है। तो आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं और क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अगर और डिटेल चाहिए आपको क्रैश कोर्स के बारे में तो आप जरूर कॉन्टैक्ट कीजिए गिवन मेल आईडी पे, जो मैंने आपको अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, इस वीडियो के लिंक में भी दे दूंगा आपको। ओके, तो ये यहाँ पे आपको समझ में आ गया। तो अब अगर पूछा जाए आपसे कि ठीक है रिक्वायर्ड फोर्स बताओ इसको लिफ्ट करने के लिए, तो अगर आप उसको उठाना चाहते हो यहाँ पर, तो mg के अलावा और एक्स्ट्रा कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो जितना फोर्स यहाँ पर आपको दिख रहा है ना ये सरफेस टेंशन की वजह से, उतना ही फोर्स आपको लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा mg के अलावा। रिक्वायर्ड एक्सेस फोर्स फॉर द सर्कुलर डिस्क। अब अगर डिस्क की बात करोगे तो डिस्क में अंदर में तो कहीं पर वाटर टच नहीं करेगा ना, यहाँ पर क्योंकि खाली तो है नहीं, खोखला तो है नहीं, तो बाहर में ही होगा ना। तो सरफेस टेंशन सिर्फ क्या होगा, सिर्फ ये आउटर वाले जो सर्कमफ्रेंस है ना उसी पे सरफेस टेंशन एक्ट करेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या लेना होगा, टू पाई आर लेना पड़ेगा, टू पाई आर। आर वन तो जीरो हो गया ना यहाँ पर, आर वन तो है नहीं यहाँ पे, और आर टू क्या है, आर टू आर है, तो आपको टू पाई आर इंटू टी मिलेगा। तो ये हो गया आपको एक्सेस फोर्स यहाँ पर, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, पहला ही क्वेश्चन है बच्चों ये तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सॉरी, कभी कभी क्या है कि मतलब ऐसा लगता है कि लगातार क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, इस टाइप से फील होता है। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके, सो बने रहिए इस पे, वीडियोस को देखते रहें, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है आपको। देखिए, लेंथ ऑफ निडल 4 सेंटीमीटर, सरफेस टेंशन 7 × 10⁻², न्यूटन पर मीटर, फाइंड द एक्सेस फोर्स। अब जो निडल है ना बच्चों, इस निडल का यहाँ पर दिया हुआ हम लोगों को सरफेस टेंशन और लेंथ भी दिया हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है कि एक्सेस फोर्स क्या होगा। तो एक्सेस फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग निडल के लिए, एफ एक्सेस इज इक्वल टू ट्वाइस टी इंटू एल। तो यहाँ पे 2 इंटू टी का वैल्यू कितना है, 7 × 10⁻², ठीक है, इंटू एल कितना है, 4 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो यहाँ से कितना होगा, 7 × 2 4 14 इंटू 4 56, तो 56 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। तो यहाँ जो एक्सेस फोर्स है ना ये हम लोगों को मालूम हो गया है ना, कि कितना एक्स्ट्रा फोर्स की रिक्वायरमेंट है निडल को लिफ्ट करने के लिए। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर कि हमारे पास एक ऐसा रेक्टेंगुलर फ्रेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि हमारे पास एक ऐसा रेक्टेंगुलर फ्रेम है जिस पे एक मूवेबल
मतलब मूवेबल बोलने का मतलब कि वो ऐसा वायर जो मूव कर सकता है, जो स्लाइड कर सकता है। तो रेक्टेंगुलर फ्रेम हो गया, और यहाँ पर ये सोप फिल्म है ना, सोप फिल्म है, मूवेबल वायर है। तो अब बोल रहा है कि यहाँ पर जो सरफेस टेंशन है वो दिया हुआ हम लोग को 5 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, एंड जो डेंसिटी है इस वायर की डेंसिटी हमें दी हुई है 5/π kg/m³। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड रेशियो ऑफ द वायर टू मेंटेन इक्विलिब्रियम। अब बोल रहा है कि आप रेशियो बताइए, है ना, सॉरी रेडियस बताइए इस वायर का, जिससे कि इक्विलिब्रियम मेंटेन किया जा सके। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है तो बच्चों इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इक्विलिब्रियम सोचो कि पहले क्यों मेंटेन, या फिर हमें कैसे करना होगा। तो यहाँ पर देखो, ये जो वायर है ना, ये वायर तो स्लाइड कर सकता है क्योंकि फ्री वायर है, मूव कर सकता है। तो इस पे इधर में mg एक्ट करेगा। मैं आपको डायग्राम्स दिखा रहा हूँ। इधर में mg एक्ट करेगा ना, बहुत ज़्यादा थिकनेस है, रुकिए 1 मिनट। इधर में mg एक्ट करेगा, तो इधर में mg एक्ट करेगा, तो इस mg को कौन बैलेंस करेगा? कोई तो यहाँ पर फोर्स होगा ना जो बैलेंस करेगा। तो अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, अब एकदम ध्यान से देखें, समझें इसको। ये हो गया हमारे पास, मान लो कि वायर, ठीक है। तो ये अगर वायर है, ठीक है, मेरा लेफ्ट हैंड का पाम, तो अब लिक्विड जो है ना, फिल्म अपना जो ये सोप फिल्म है, ये जो आपको सोप फिल्म दिख रहा है ना, ये वाला, ये कैसे है देखो। सोप फिल्म इधर से भी है और इधर से भी है। बाय डिफॉल्ट रॉड के मतलब इस पाम के इस साइड में भी है और इस साइड में भी है, दोनों साइड में है। समझ में आया? दोनों साइड में है। तो आप क्या बोलोगे? ओनली टीएल बोलोगे। मान लो इस पर सरफेस टेंशन अगर यहाँ पर टी है तो आप क्या लिखोगे कि टी इंटू एल या ट्वाइस टी एल, क्या लिखोगे बताओ? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जल्दी से करो, एकदम मैं वेट करता हूँ। ओके, जल्दी। ओके, तो देखिए, ठीक है, कमेंट कर लिए। चलिए अब देखिए, इसमें 2TL होगा बच्चों, क्योंकि दोनों साइड से एक्ट करेगा ना। यहाँ पे आप देखेंगे तो इधर से भी TL और मतलब T इंटू एल, और इधर से भी T इंटू एल, तो क्या हो जाएगा 2TL। तो हम लिखेंगे 2TL। समझ में आया? तो यहाँ पे एक्ट करेगा 2TL। तो अब ये जो 2TL है ना, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए इस mg को बैलेंस करेगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि 2TL इज इक्वल टू mg एट इक्विलिब्रियम पोजिशन, है ना। तो इक्विलिब्रियम के लिए, फॉर इक्विलिब्रियम के लिए, तो 2 इंटू टी इंटू एल इज इक्वल टू, अब देखो वायर का मास कितना लिखोगे आप? तो वायर का मास लिखोगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो अब आपको डेंसिटी कहाँ मालूम है? डेंसिटी तो दिया हुआ है ना, वॉल्यूम नहीं मालूम है। तो लेंथ इंटू एरिया लिखोगे, तो लेंथ इंटू एरिया, तो लेंथ इंटू एरिया से क्या हुआ? वॉल्यूम आ गया, ठीक है। सरफेस टेंशन आपको दिया हुआ है, सरफेस टेंशन का कितना वैल्यू है वो देख लेते हैं। ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो सरफेस टेंशन का जो वैल्यू है ये आपको 5 × 10⁻³ गिवन है। तो 5 × 10⁻³ यहाँ पर ये गिवन है, तो ये लिखना पड़ेगा हम लोगों को, इज इक्वल टू डेंसिटी, दैट मीन्स कि 5/π इंटू पाई इंटू r² इंटू जी, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। ये जी और ये 10, जी का वैल्यू 10 होता है, 10 से 10 कैंसिल, तो 10⁻³ इज इक्वल टू 5 इंटू r², ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से क्या आएगा, इस चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा। तो ये 10⁻³ है ना, तो आप एक काम करें, इसको 10 से डिवाइड करें, 10 से मल्टीप्लाई करें। क्यों करना होगा? तो ताकि सिंप्लीफाई हम इसको कर सकें। तो इस 2 से कैंसिल हो गया, और ये 10 जो है ना, यहाँ आकर के ये जो 10 है इसके साथ मिलकर क्या बन जाएगा? 10⁻⁴। तो अब 2 × 10⁻⁴ इज इक्वल टू r²। तो यहाँ से r इज इक्वल टू क्या आएगा? √2 × 10⁻⁻² मीटर। अब इसको अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप लिखेंगे √2 × 10⁻² मीटर इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। तो ये कैंसिल हो गया, तो √2 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से 1.41 सेंटीमीटर बोलेंगे। तो देखिए आपको ये जो वायर है ना, इस वायर का आपको रेडियस यहाँ से मालूम हो गया कि रेडियस कितना होगा। तो रेडियस होगा इसका 1.41 सेंटीमीटर।
तो ये आपको रेडियस मालूम हो गया। ठीक है, समझ में आया आप लोगों बच्चों? तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट में जो देखेंगे हम लोग बच्चों वो है नेक्स्ट टॉपिक जो है सरफेस एनर्जी, है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखिए टॉपिक, तो सरफेस एनर्जी। बच्चों देखिए सरफेस एनर्जी को डिफाइन कैसे किया जाता है, तो मैं आपको समझाऊं। सरफेस एनर्जी को डिफाइन किया जाता है यहाँ पर कि dw इज इक्वल टू एफ डी एक्स। ओके, तो dw इज इक्वल टू 2TL dx, है ना। अब देखिए यहाँ पर सरफेस एनर्जी इज डिफाइंड एज सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। मतलब अगर बहुत ही सिंपल सेंटेंस में लिखा जाए तो बच्चों यहाँ पर जो सरफेस एनर्जी है ना, जिसको हम du या फिर डेल्टा यू से डिफाइन करेंगे, ये होता है सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। ठीक है, क्योंकि अब देखिए इसमें होता क्या है, तो इसमें होता ये है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर जस्ट हम लोग जानते हैं इस चीज़ को कि भाई मिनिमम एरिया एक्वायर करने की कोशिश करता है, तो अगर मिनिमम एरिया एक्वायर करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे एक फ्री वायर आप रखोगे, तो ये फ्री वायर जो ए बी है ना, ये ऊपर की तरफ अगर ऐसे, अगर ऐसे ऊपर की तरफ, अगर आपने कैसे रखा है, वर्टिकल नहीं रखा आपने, हॉरिजॉन्टल रखा है, तो अगर ये ऊपर की तरफ ऐसे स्लाइड करने लगा, है ना, ऐसे ऊपर की तरफ स्लाइड करने लगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक्स के बाद डी एक्स डिस्टेंस में चेंज आएगा। तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पर जो ये फोर्स है ना, ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, dx, तो आप फोर्स कितना लिखोगे 2TL, क्योंकि अभी जस्ट समझे थे हम लोग कि यहाँ पे 2TL कैसे आता है ना, यहाँ जस्ट देखे थे हम लोग कि 2TL कैसे आता है। ठीक है, तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि 2TL इंटू मतलब फोर्स इंटू dx। तो अब यहाँ पे देखो कि 2TL में TL इंटू देखो ये L, और अगर ये x डिस्टेंस ऊपर जाएगा तो यहाँ से क्या होगा, L इंटू डी एक्स एरिया, है ना, L इंटू डी एक्स एरिया। तो L इंटू डी एक्स इधर भी होगा तो इधर भी तो होगा L इंटू डी एक्स, होगा ना। तो अगर L इंटू डी एक्स दोनों साइड में होगा तो आप क्या लिखोगे 2 इंटू L इंटू डी एक्स। तो यहाँ से क्या मालूम हो जाएगा, चेंज इन एरिया कंप्लीट, मतलब जो ये लूप है ना, ये जो वायर है, इसका कंप्लीट का एरिया मालूम हो जाएगा। तो यहाँ से सरफेस टेंशन क्या आएगा, सरफेस टेंशन आएगा चेंज इन एनर्जी अपॉन चेंज इन एरिया। इसीलिए यहाँ से जूल पर मीटर स्क्वायर इसका सरफेस टेंशन का एक यूनिट आया था, जो अभी हम कुछ देर पहले हम लोग देख रहे थे। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, अभी रुकिए एक मिनट। यहाँ देखिए जूल पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सरफेस टेंशन का दो यहाँ पे यूनिट है, न्यूटन पर मीटर एंड जूल पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा एरिया हम लोग यहाँ पर बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो ये जो फॉर्मूला आया ना बच्चों कि चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू डेल्टा ए, ये जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ, समझिए इस चीज़ को। ये सिर्फ फॉर्मूले में देखो, हमें ना यहाँ पे इस फॉर्मूले से मतलब है, बाकी और इसके डेरिवेशन से मतलब नहीं है। डेरिवेशन से मतलब नहीं है कि कहाँ से आया कैसे आया, बस ये है कि सरफेस टेंशन की वजह से एरिया चेंज होता है तो इतना इसको वर्क डन मिलेगा। ठीक है, तो वर्क डन, अब देखिए वर्क डन इन ड्रॉप फॉर्मेशन, अगर ड्रॉप का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे कहीं पे एक ड्रॉप बन रहा है तो उसका एरिया 4πr², तो उसमें सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको वर्क डन मालूम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बिना सरफेस टेंशन के तो ड्रॉप का फॉर्मेशन होगा नहीं। ठीक है, और देखो ड्रॉप का मतलब होता है बच्चों एक सरफेस। जब भी बोलेगा ना ड्रॉप, जैसे मान लो कि लिक्विड ड्रॉप की बात करो, है ना, तो लिक्विड ड्रॉप की बात करोगे तो अंदर में क्या होता है, पूरा कंप्लीटली लिक्विड होता है, बाहर में क्या होता है, बाहर में एयर होता है। तो यहाँ पे एक ही सरफेस हुआ ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा मैं बना देता हूँ। जैसे मान लो कि ये लिक्विड ड्रॉप हो गया, तो अंदर में देखोगे आप, सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पर, तो अगर यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ अंदर में तो पूरा क्या लिक्विड है, तो जो भी मतलब यहाँ पे है वो एयर बाहर में है। तो मतलब जब भी सिर्फ आपको एक ही सरफेस फ्री दिखे ना, तो आप बोलोगे यहाँ पर 4πr², स्फेरिकल है तो 4πr² एरिया होगा, बट यहाँ पे अंदर में लिक्विड ही है पूरा, है ना, सिर्फ बाहर से एयर है तो एक ही जगह पर सरफेस टेंशन काम करेगा, तो इसलिए 4πr², है ना। बट अगर हम सोप बबल की बात करें तो सोप बबल में क्या होता है कि बबल में यहाँ अंदर में भी एयर होता है एंड बाहर में भी एयर होता है। तो बाहर से देखो, क्योंकि ये सोप बबल है, मतलब ये सरफेस क्या हो गया, लिक्विड हो गया, ये जो सरफेस है तो लिक्विड सरफेस हो गया ना एक तरह से देखा जाए तो लिक्विड सरफेस के बाहर में एयर, तो एयर और लिक्विड के बीच में मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लगेगा, और यहाँ पर भी एयर है तो अंदर में भी एयर और बाहर में सरफेस मॉलिक्यूल इनके बीच में फोर्स लगेगा, तो यहाँ पर भी
एक सरफेस टेंशन आएगा, एक यहाँ पर भी आएगा, है ना, अंदर बाहर दोनों जगह। तो अगर दोनों जगह पे यहाँ पे सरफेस टेंशन आपको मिलेगा तो दोनों जगह पे आपको फोर्स भी मिलेगा। तो इसलिए क्या लिखोगे, 2 इंटू, अगर एक सरफेस होता तो 4πr², तो जब भी सोप बबल बोलेगा ना तो आपको ट्वाइस सरफेस एरिया लेना पड़ेगा, इसलिए आपको यहाँ पे 8πr² इंटू सरफेस टेंशन आपको लिखना पड़ेगा। समझ में आया? अब देखिए, अब यहाँ बोल रहा है कि इंक्रीज रेडियस ऑफ अ सोप बबल फ्रॉम रेडियस r1 टू r2। अगर बोल रहा है यहाँ पर कि हम किसी भी सोप बबल का रेडियस अगर हम r1 से r2 इंक्रीज करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक सोप बबल है ना, यहाँ पर r1 रेडियस का है, ठीक, ये, और इसको इंक्रीज करके मैं r2 रेडियस में कन्वर्ट कर रहा हूं अगर, तो रेडियस तो बड़ा हो गया, तो रेडियस बड़ा हो गया तो एरिया भी बड़ा होगा, और एरिया बड़ा होगा, और ये सोप बबल है, देखिए ध्यान से, सोप बबल है तो सोप बबल दो सरफेस होगा तो 8πr² तो लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। तो चेंज इन एरिया में फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, तो फाइनल एरिया क्या हो गया 8πr² और इनिशियल एरिया क्या होगा 8πr1²। ठीक है, तो ये सोप बबल का जब रेडियस इंक्रीज करेगा ना तो ये मतलब कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है बच्चों, बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर इनको आप याद रखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आगे, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने में, कॉन्सेप्ट को समझने में भी। ओके, अब देखिए, स्प्लिटिंग ऑफ ए बिग ड्रॉप इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। मान लीजिए मेरे पास एक बिग ड्रॉप है जिसका रेडियस कैपिटल R है, अब ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में स्प्लिट हो रहा है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में स्प्लिट होगा n ड्रॉपलेट्स में, ईच ऑफ रेडियस R, सभी का रेडियस R है। तो बिग ड्रॉप का रेडियस कैपिटल R है और सभी स्मॉल ड्रॉप्स का रेडियस स्मॉल r है यहाँ पर। ठीक है, तो अब एक चीज तो क्लियर है कि जितना इसका वॉल्यूम होगा यहाँ पर 4/3πr³ उतना ही इन सब का मिलाकर के वॉल्यूम होगा, है ना। तो आप क्या लिखोगे, 4/3πr³ इज इक्वल टू n इंटू 4/3πr³। ओके, तो यहाँ पे ये कैंसिल कैंसिल, तो यहाँ पे r³ इज इक्वल टू n इंटू r⁻3। तो यहाँ से r इज इक्वल टू क्या आएगा, n⁻1/3 इंटू r, क्योंकि यहाँ से आप क्या करेंगे ना कि यहाँ पे आप जो r है ना उसका क्यूब हटा देंगे, ठीक है, तो क्यूब हटाएंगे तो इधर क्या आएगा, पावर 1/3 आएगा। तो यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा, तो इस रिलेशन से आप निकालेंगे क्या कि स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R बाई n⁻1/3। तो ये आपको यहाँ पे स्मॉल r का वैल्यू मतलब फॉर्मूला मालूम हो जाएगा। ओके, तो ये हम लोग यहाँ पर मालूम हो गया रिलेशन। ओके, तो अब यहाँ पे बोला गया कि वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन, मतलब जो हमें, क्योंकि देखो ये स्प्लिट होना तो नहीं चाह रहा था ना, क्योंकि अभी ये पूरा क्या हुआ, ये स्फेरिकल फॉर्म में था, तो स्फेरिकल फॉर्म में तो तभी होगा ना बच्चों जब ये सारे सरफेस टेंशन मतलब सभी पे, सभी पॉइंट पे, सभी मोलिक्यूल्स पे फोर्स लगा के सब क्या कर रहा होगा, एक पूरा स्फेरिकल शेप दिया होगा यहाँ पर। तो अब इसको अगर ब्रेक करोगे, स्प्लिट करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगा, हमें अगेंस्ट द सरफेस टेंशन वर्क करना पड़ेगा इसको स्प्लिट करने के लिए, तब जाकर के स्प्लिट होकर छोटे छोटे पॉइंट्स में यहाँ पर कन्वर्ट होगा, मतलब छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होगा। समझ में आया? तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, आप लिखोगे वर्क डन इज इक्वल टू 4πt। अब देखो 4πt, 8πt यूज नहीं किया है, मतलब यहाँ पे 8πr² का कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहा। क्यों नहीं यूज हो रहा बच्चों, क्योंकि ये क्या है, एक बिग ड्रॉप है। मतलब ड्रॉप मतलब क्या हुआ, ड्रॉप का मतलब कि बाहर में एयर और अंदर में लिक्विड। तो जब दोनों साइड में सेम मीडियम होता है ना, तब जाकर के ट्वाइस लगता है, ट्वाइस ऑफ एरिया होता है। और अगर दोनों साइड में सेम मीडियम नहीं है, डिफरेंट मीडियम है, तो सिर्फ एक ही यहाँ पर क्या लगेगा, एरिया लगेगा 4πr² का। ठीक है, अदरवाइज 8πr² लगता है। तो आप क्या लिखेंगे, 4π, देखो यहाँ लिखेंगे आप 4π, है ना, इंटू स्मॉल। तो यहाँ पर एक मिनट रुकिए, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। देखो, वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया, तो n इंटू 4π स्मॉल r² माइनस 4πr²। बिग ड्रॉप एक ही है तो इसलिए 4πr² कैपिटल R², और स्मॉल ड्रॉप्स तो n नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स है ना, तो आप यहाँ पे n 4πr² करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपको यहाँ पर रिलेशन मालूम ही है कि आपको आगे क्या करना है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि सरफेस टेंशन, ठीक है, इंटू 4π को कॉमन कर देंगे। ठीक, यहाँ पे ये n हो गया, और यहाँ पे स्मॉल r इक्वल टू
हम लोग कैपिटल आर, तो ये लिख देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कैपिटल आर अपॉन एन टू द पावर 1/3 इसका होल स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल आर की जगह पर रिप्लेस किया ना मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर, तो अब यहाँ पे देखो ये आर स्क्वायर है, ये पूरा आर स्क्वायर हो गया, ये भी आर स्क्वायर हो गया, तो आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो आर स्क्वायर हम लोग कॉमन करेंगे यहाँ पर, तो आर स्क्वायर कॉमन करते ही देखिए क्या आएगा, 4πt इंटू आर स्क्वायर इंटू एन अपॉन एन टू द पावर 2/3 - 1। तो यहाँ से वर्क डन जो आएगा ना, वो आएगा 4πr² इंटू टी इंटू, अब देखो ये n इंटू एन टू द पावर -2/3, तो आपको क्या मिलेगा, n टू द पावर 1/3, तो यहाँ पर n टू द पावर 1/3 - 1। तो ये हम लोग के पास यहाँ पर क्या आएगा, वर्क डन आ गया, देखिए है ना, ये हम लोग के पास यहाँ पर वर्क डन मालूम हो गया। क्लियर। तो ये एक जो फॉर्मूला है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों। इस फॉर्मूले को देखो हम यूज करने वाले हैं अभी, है ना, अभी हम लोग यूज करेंगे थोड़ी देर में इसको, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन देखिए, इफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस अ मूवेबल वायर बाय 2 सेंटीमीटर इज 6 × 10⁻⁴ जूल, देन फाइंड सरफेस टेंशन ऑफ द सोप बबल। अब बोला कि वर्क डन कितना है, 6 × 10⁻⁴ है, कितने से मूव कर रहे हैं इसको हम, 2 सेंटीमीटर से। तो पहले 3 सेंटीमीटर पे था, अब इसको डिस्प्लेस करके हम 2 सेंटीमीटर और आगे खिसका दिए, मतलब कि पहले से कितना लेंथ, टोटल कितना हो गया लेंथ इसका, 5 सेंटीमीटर। तो चेंज इन एरिया कितना हो जाएगा, पहले 4 × 3, बाद में 4 × 5, ठीक है। तो फाइनल एरिया जो है ना वो आ जाएगा यहाँ पर 20। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे कि वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर सरफेस टेंशन तो हम लोग को चाहिए और वर्क डन यहाँ पर दिया हुआ है, ओके। तो वर्क डन 6 × 10⁻⁻4 जूल डिवाइडेड बाई चेंज इन एरिया। तो चेंज इन एरिया में बाद में फाइनल एरिया कितना हो गया, 5 × 4, बट दोनों यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो 10⁻⁴ आ जाएगा। फिर पहले कितना था, 4 × 3, टोटल एरिया कितना 10⁻⁴, तो यहाँ पर इतना आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से जो हम लोग देखेंगे ना, तो ये 6 × 10⁻⁴, ये 20 - 12 8, तो 8 × 10⁻⁴, तो ये कैंसिल हो गया, है ना। तो कैंसिल होते ही 6/8 आ जाएगा। तो जब यहाँ से 6/8 आ गया हम लोगों के पास, है ना, तो हम लोगों के पास, एक मिनट, ये 6/8 है ना, और ये मूवेबल वायर है तो दोनों साइड में होगा ना सरफेस एरिया, तो यहाँ पे 2 भी आएगा बच्चों, ओके। यहाँ पे ये 2 भी आएगा, दैट मीन्स कि 2 होगा तो 2, तो ये 2 आएगा साथ में, तो ये 3 से कैंसिल, तो आपको सरफेस टेंशन इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3/8, है ना, 3/8 जूल पर मीटर स्क्वायर। ये 2 क्यों लिया समझ में आया, क्योंकि मूवेबल वायर है ना, मतलब ये सोप फिल्म है यहाँ पर, तो सोप फिल्म होगा तो वायर के दोनों साइड होगा ना, है ना, वायर के दोनों साइड होगा, जैसे कि दिखाया था पहले प्रीवियस क्वेश्चन में, ठीक है, प्रीवियस टॉपिक में, तो दोनों साइड में हो जाएगा, ओके। तो आपको 3/8 मिलेगा यहाँ से, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ अ बिग ड्रॉप स्प्लिट्स इनटू 27 आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स, ठीक है, बोला गया कि एक बिग ड्रॉप है जो 27 आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स में स्प्लिट होगा, ठीक है, देन फाइंड आउट वर्क डन इन दिस प्रोसेस इफ आर इज द रेडियस ऑफ द बिग ड्रॉप, ठीक है, और टी सरफेस टेंशन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर बिग ड्रॉप 27 ड्रॉपलेट्स में स्प्लिट होगा, तो 27 ड्रॉपलेट्स में स्प्लिट होने का मतलब, अब यहाँ पे पूछा देखिए क्या है आपसे, तो वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने डिराइव किया था, मैंने यहाँ पर 4πr² इंटू टी इंटू एन टू द पावर 1/3 - 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये 4πr² इंटू टी और n कितना है, तो 27, तो 27 है, तो यहाँ पे 1/3 पावर इसका, बिकॉज n की जगह पुट करना पड़ेगा आपको, पावर रखना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे r जो है ना बिग ड्रॉप का रेडियस है, तो वर्क डन जब निकालेंगे आप, तो आपको यहाँ पे वर्क डन देखिए क्या मालूम होगा, यहाँ पर वर्क डन आपको मालूम हो जाएगा 4πr², क्योंकि ये ड्रॉप है, ध्यान रखना, तो ड्रॉप में 8πr² नहीं आता है, ठीक है, और ये 3 टू द पावर 3 हो जाएगा और उसका होल पावर 1/3 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से ना ये जो वर्क डन आएगा इसमें 4πr² इंटू टी तो रहेगा ही, बट ये 3 टू द पावर 3 इंटू 1
3 टू द पावर 3 का पावर होल पावर 1/3, तो यहाँ से 3 बाहर निकलेगा पूरे, है ना, रूट पूरे पावर से, तो ये 3 - 1 2 हो जाएगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सरफेस टेंशन इंटू 2, मतलब यहाँ से आपको जो वर्क डन मालूम होगा ना बच्चों, ये वर्क डन कितना हो गया 8 पाई आर स्क्वायर इंटू टी। तो आई होप आपको अभी तक बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट लगे बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके पूछिए, आप पूछेंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि आपको क्या डाउट हो रहा है, मैं आपको बढ़िया से एक्सप्लेन करके बता पाऊंगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट जो टॉपिक है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कवर करते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक ये है बच्चों, एक्सेस प्रेशर इनसाइड इनसाइड अ कर्व्ड लिक्विड सरफेस, है ना। जो कर्व्ड लिक्विड सरफेस है उसमें एक्सेस प्रेशर क्या होगा। अभी एक्सेस प्रेशर क्या होता है, मतलब ये जो अधिक प्रेशर है, जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो क्या होता है, ये समझते हैं हम लोग। सबसे पहले बच्चों देखिए, फुटबॉल आपने देखा होगा, है ना, फुटबॉल देखा होगा आपने, तो फुटबॉल में जब हवा नहीं होता है, जब उसमें एयर नहीं होता है, तब वो ना तब ऐसे पिचका हुआ सा ऐसे ऐसे रहता है, ठीक है। बट जैसे उसमें आप हवा डालना शुरू करते हो ना, तो देखना जैसे पंप से हवा डालना शुरू करो, इधर से ऐसे फूलेगा, इधर से ऐसे फूलेगा, हर तरफ से जैसे फूल करके और स्फेरिकल हो जाएगा, है ना, स्फेरिकल इस शेप में आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप हवा डालते हो ना इसके अंदर, इसको छोटे से होल से, तो इसमें क्या होता है कि अंदर में जो प्रेशर होता है ना, जो इनसाइड का जो प्रेशर होता है वो आउटसाइड का प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उससे ज्यादा हो जाता है ना। जब इसके अंदर में हवा नहीं होगा तो इस शेप में होगा, है ना, इस वाले शेप में होगा। तो इस वाले शेप में होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आउटसाइड का जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो ज़्यादा था, इसलिए इसको पिचका दिया था। बट अभी क्या हुआ कि अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो गया, इसलिए ये ऐसे इस तरीके से पूरा स्फेरिकल शेप में फूल गया। समझ में आया। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर है, जो इस फुटबॉल को पूरा ऐसे हवा में, पूरा हवा डालकर पूरा फुला रखा है ना, पूरा समझ रहे हो ना, पूरा एक्सपैंड कर रखा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो कभी भी कोई अगर बॉडी आपको स्फेरिकल शेप में दिख रहा है ना, दैट मीन्स कि समझ लो कि उसके अंदर में प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मेरे पास एक सोप बबल है ना, तो अगर मेरे पास एक सोप बबल है, तो सोप बबल में प्रेशर क्या होगा, तो सोप बबल है मतलब कि स्फेरिकल शेप में होगा, है ना, तो स्फेरिकल शेप में होगा, तो इनसाइड का प्रेशर ऑब्वियसली ज्यादा होगा किससे, आउटसाइड के प्रेशर से, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा। पी नॉट का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, कि आउटसाइड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ड्रॉप की बात हो रही है, सो बबल की बात नहीं, ड्रॉप की बात हो रही है ना। तो अगर ड्रॉप की बात होगी तो ड्रॉप में क्या हो जाएगा, ये 2T/R, ये पूरा डेरिवेशन के बाद आता है, कंप्लीट जब इसको डिराइव करते हैं तो ये आता है। तो बच्चों आप याद रखें कि एक्सेस प्रेशर इनसाइड और ड्रॉप क्या हो जाएगा हमेशा, मतलब एक्सेस प्रेशर इनसाइड और ड्रॉप हो जाएगा 2T/R, जहां पे R क्या होता है, रेडियस ऑफ ड्रॉप होगा। बट जब यहाँ पर सोप बबल की बात होगी ना, ठीक है, तब अलग कंडीशन आएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे सोप बबल की बात होगी ना कि एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल, तो सोप बबल में क्या हो जाएगा, ये 4T/R हो जाता है। रीजन क्या है कि सोप बबल में दोनों साइड में एयर होता है, और मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों साइड में सेम मीडियम होगा तो हम दो सरफेस कंसीडर करते हैं, तो इसीलिए ये 4T/R हो जाएगा। और ड्रॉप में क्या होता है कि ड्रॉप की बात की जाती है ना अगर, तो ड्रॉप में अगर अंदर में लिक्विड है, ड्रॉप में अंदर में लिक्विड तो बाहर में एयर, तो दोनों साइड में डिफरेंट मीडियम होने से क्या होता है कि एक ही सरफेस कंसीडर होता है, इसलिए 2T/R आता है, ठीक है। अब देखिए एक्सेस प्रेशर, ईपी का मतलब एक्सेस प्रेशर इनसाइड कैविटी और एयर बबल इन अ लिक्विड, द कैविटी के अंदर या फिर एयर बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर क्या होगा। तो देखिए यहां से ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, है ना, ये जो एयर बबल है या फिर जो कैविटी है वो इतना एच डेप्थ नीचे है, अगर एच डेप्थ नीचे है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि यहां पर जो प्रेशर होगा, मैं दिखा रहा हूं एक बार, देखिए यहां पर जो प्रेशर होगा ऐसे ऐसे होगा ना प्रेशर, ये आउटसाइड प्रेशर ऐसा होगा, पी आउट। तो ये जो पी आउट है ना, ठीक है, और ये जो पी इन है, ये इन दोनों का जो डिफरेंस है, क्योंकि ये स्फेरिकल शेप में है, तो इसके स्फेरिकल शेप में तभी हो सकता है बच्चों जब यहाँ पे इनसाइड का प्रेशर क्या हो, आउटसाइड से ज्यादा हो। तो इनसाइड का प्रेशर आउटसाइड से ज्यादा हो तभी स्फेरिकल शेप में हो सकता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि पी इन माइनस पी आउट इज इक्वल टू, अब देखो यहां तक तो प्रेशर कितना हुआ, यहां तक तो प्रेशर हुआ ρgh, भाई इसके अंदर एक और प्रेशर है ना यहाँ पर ρgh, तो ρgh तो आएगा ही आएगा क्योंकि लिक्विड की वजह से भी तो प्रेशर लगेगा ना, प्लस 2T/R, ठीक है, प्लस 2T/R। तो यहाँ पर और ये जो आउट वाला प्रेशर है ना,
ये आउट वाला प्रेशर क्या हो गया, तो यहाँ पर ATM हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर PATM प्लस रो GH प्लस 2T/R, तो ये इनसाइड का प्रेशर होगा। एक्सेस प्रेशर तो रो GH प्लस 2T/R ही हुआ, बट इनसाइड में प्रेशर पूछेगा कि अंदर में प्रेशर है कितना एक्चुअल में, तो आपको ये इसके अंदर PATM भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब कुछ यहाँ पे स्पेशल पॉइंट्स है जो आपको याद रखने होंगे, जैसे कि अब इसको सबका डेरिवेशन है बच्चों, बट वन शॉट में सिर्फ आपको फॉर्मूला वगैरह भी बताया जा सकता है और प्रैक्टिस कराया जा सकता है, क्योंकि सभी का डेरिवेशन करेंगे तो फिर वो वन शॉट नहीं होगा बच्चों, कंप्लीट चैप्टर का वीडियो हो गया एक तरह से, जो अलग से भी बनाऊंगा मैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। ठीक है, 2 सोप बबल्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 कोलेस्क, मतलब देखिए बच्चों ये जो पॉइंट्स है ना, ये मत समझिए कि डेरिवेशन नहीं है तो समझ में नहीं आएगा, आपको मैं ऐसे बताऊंगा कि आपके दिमाग में पूरा एकदम सेट हो जाएगा, पूरा फिट हो जाएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कहीं नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो 2 सोप बबल्स ऑफ रेडियाई R1 R2 कोलेस्क, मतलब ये मर्ज होना, कोलेस्क मतलब मर्ज होना। आइसोथर्मली बोलने का मतलब कि सेम टेम्परेचर पर दोनों है, R1 R2 जो बबल्स है ना वो सेम टेम्परेचर पे है। इन वैक्यूम तो मतलब दो बबल्स है अपने पास सेम टेम्परेचर पे, दोनों जब कोलेस होंगे, ठीक है, मतलब जब ये मर्ज होंगे, ये मान लो R1 टेम्परेचर T, यहाँ पर R2 टेम्परेचर T, ठीक है। तो जब दोनों जब कोलेस हो गए, जब एक न्यू बबल बनाएंगे ना, ठीक है, जब एक न्यू बबल बनाएंगे, ठीक है, R1 और R2 मिल करके, ठीक है, तो उस न्यू बबल का जो रेडियस होगा ना वो क्या होगा, तो वो न्यू बबल का रेडियस होगा यहाँ पर R इज इक्वल टू रूट ओवर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि दो बबल्स मिलके अगर मर्ज होकर के एक न्यू बबल बनाते हैं, तो न्यू बबल का जो रेडियस होगा वो R इज इक्वल टू रूट ओवर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर दो बबल यहाँ पर टच में आते हैं, है ना, देखिए अगर दो बबल मर्ज नहीं होकर के जस्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में यहाँ पे दिखा रखा है मैंने, तो कॉन्टैक्ट में आने से जो ये जो कॉन्टैक्ट जो सरफेस है ना, ऐसा इसका कॉन्टैक्ट सरफेस का इस टाइप का एक कॉमन सरफेस बनेगा, जो डॉटेड लाइन से दिखाया ना, इस टाइप का एक कॉन्टैक्ट सरफेस बनेगा। तो इस कॉन्टैक्ट सरफेस का जो रेडियस होगा ना वो इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इसी मतलब कॉन्टैक्ट में आने से जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा कॉमन सरफेस का वो क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है बच्चों R1 R2 बाई R2 माइनस R1, है ना, ये एक्सेस प्रेशर के कॉन्सेप्ट से डिराइव होता है। तो इसको आपको याद रखना है, R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, यहाँ पे R2 माइनस R1 होगा कि R1 माइनस R2 होगा, ये डिपेंड करेगा किसका रेडियस बड़ा है, ठीक है ना, किसका रेडियस बड़ा है इस बात पे डिपेंड करेगा, ठीक, समझ में आ गया, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाता हूं मैं, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड काफी अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन के थ्रू। इफ एक्सेस प्रेशर इनसाइड a liquid drop is 3 times the excess pressure inside another liquid drop made from same liquid। बोल रहा है कि एक्सेस प्रेशर किसी लिक्विड ड्रॉप में जो है ना वो 3 टाइम्स ज्यादा है किसी दूसरे लिक्विड ड्रॉप से, ठीक है, बट लिक्विड से क्या है, सेम है। तो लिक्विड सेम होने से क्या हो जाएगा ना कि यहाँ पर आपको सरफेस टेंशन सेम मिलेगा, समझ में आया। मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ इस चीज को, देखिए यहां पर एक लिक्विड ड्रॉप है, ठीक है, इसका रेडियस मान लीजिए R1 हो गया, ठीक। दूसरा एक और लिक्विड ड्रॉप है, इसका रेडियस मान लो R2 हो गया, दोनों सेम लिक्विड से है तो सरफेस टेंशन पे क्या होगा, सेम होगा। तो बोल रहा है कि जो पहले वाले के बारे में, कि जो पहला वाला जो मतलब यहाँ पे जो एक्सेस प्रेशर है P एक्सेस 1 P एक्सेस 2, तो बोल रहा है कि जो P एक्सेस 1 है ना वो 3 टाइम्स ऑफ P एक्सेस 2 हो गया, ठीक है। तो P एक्सेस 1 क्या लिखेंगे, अब आप लिखेंगे 2T बाई R1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 2T बाई R2, ठीक है। और सरफेस टेंशन सेम होगा बिकॉज लिक्विड सेम बोला है, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे 1 बाई R1 इज इक्वल टू 3 बाई R2। तो यहां से R1 बाई R2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 बाई 3 मिलेगा, है ना। और आपसे पूछा क्या है, तो वॉल्यूम्स का रेशियो पूछा है, तो वॉल्यूम का रेशियो अगर निकालना होगा तो आप क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ 2, तो वॉल्यूम में देखो ये 4 बाई 3 पाई R1 क्यूब अपॉन 4 बाई 3 पाई R2 क्यूब लिखोगे आप, तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, तो R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब, तो यहां से 1 बाई 3 का
पावर 3 कर दो तो आपको ये 1/27, तो 1/27 इसका रेशियो आपको वॉल्यूम का यहाँ पर क्लियर मालूम हो जाएगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, आपसे बोला गया बच्चों यहाँ पर, इफ एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल इज 8 mm ऑफ वाटर, तो ये 8 mm ऑफ मर्क्यूरी या फिर 8 mm ऑफ वाटर लिखने का मतलब क्या हुआ कि रो जी एच आपको प्रेशर लेना है, जिसमें एच की जगह पे आपको 8 mm रखना है, रो आपको डेंसिटी ऑफ वाटर रखना है, अगर वाटर बोला है तो मर्क्यूरी बोला तो मर्क्यूरी रखते। तो बोला कि एक्सेस प्रेशर जो सोप बबल में होगा वो 8 mm ऑफ वाटर होगा एंड रेडियस कितना होगा 0.1 mm। फाइंड द सरफेस टेंशन ऑफ द बबल, तो सरफेस टेंशन ऑफ बबल पूछ रहा है आपसे। अब देखो यहाँ पर सोप बबल बोला है बच्चों, तो सोप बबल बोला है, तो सोप बबल में एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता था, अभी जस्ट दिखाया था मैंने, तो सोप बबल में एक्सेस प्रेशर 4T/R होता है, अगर ये लिक्विड ड्रॉप होता ना तो 2T/R होता। ओके, तो एक्सेस प्रेशर क्या रखना है आपको, तो रो जी एच लेना है, क्योंकि 8 mm ऑफ वाटर बोला है, ये आपको टी चाहिए। रेडियस 0.1 mm बोला है, मतलब 10⁻³ हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर रो का वैल्यू रखिए, तो रो का वैल्यू होता है बच्चों 10⁻³ CGS में, सॉरी SI में, और जी का वैल्यू 10, और ये 8 mm है तो इसको 10⁻³ रख दीजिए, 8 × 10⁻³, ये 4T अपॉन, ये देखो ये 1 × 10⁻⁻4 हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर ना 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल, ये 4 से 8 को कैंसिल करके 2 करेंगे हम लोग, तो 2 × 10, तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि 20 = T/10⁻⁻4, तो यहाँ से जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम लोग तो T = 20 × 10⁻⁻4 न्यूटन पर मीटर, मतलब कि आएगा 2 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। तो इतना सरफेस टेंशन हम लोगों को मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे देखिए, अगर सोप बबल नहीं होता ना बच्चों, एयर या मतलब कैविटी होता या लिक्विड ड्रॉप होता तो इस टाइप के, या फिर एयर बबल होता, एयर बबल बोलता, तब भी ये क्या होता 2 होता यहाँ पर, क्योंकि एयर बबल में क्या होता है कि अंदर में एयर होता है बट बाहर में क्या होता है लिक्विड होता है। तो सरफेस यहाँ पे तो देखोगे तो एक ही कंसिडर होगा ना, क्योंकि दोनों साइड में डिफरेंट लिक्विड हो गया इसलिए, तो बट ये ऐसा बोला नहीं है, सोप बबल बोला है, इसलिए हम यहाँ पर 4 लेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, मतलब ऐसा समझिए कि जो भी बोलेगा ना उसके दोनों साइड में अगर मीडियम सेम है तो आपको जस्ट जो भी आप ले रहे हैं उसको डबल कीजिए, और अगर दोनों साइड में मीडियम डिफरेंट है तो आपको एक ही सरफेस कंसीडर करना होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ इनसाइड प्रेशर ऑफ 2 सोप बबल्स आर 1.02 atm एंड 1.03 atm रेस्पेक्टिवली, ठीक है, मतलब बोला कि इनसाइड प्रेशर है ना, यहाँ जो इनसाइड प्रेशर है ना वो मतलब इतना और इतना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स पूछ रहा है। तो यहाँ पर एक्सेस प्रेशर अगर लिखे हम लोग, तो एक्सेस प्रेशर एक्चुअली में होता क्या है, तो इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर, यही तो होता है ना एक्सेस प्रेशर। मेन जो कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे पूरा डेरिवेशन हुआ है, तो यही तो है, इनसाइड माइनस आउटसाइड। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एक्सेस प्रेशर इन बबल सोप बबल 1 अपॉन एक्सेस प्रेशर इन सोप बबल 2, तो आप लिखेंगे कि इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर ऑफ सोप बबल 1 अपॉन इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर ऑफ सोप बबल 2। ठीक है, तो यहां पर इनसाइड प्रेशर मतलब कि 1.02 माइनस, अब देखो फर्स्ट वाले बबल में कितना है 1.02 है, एटीएम में है तो आप एटीएम रखिए, आउटसाइड प्रेशर क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो उसको भी आप एटीएम में ही रखें। ठीक है ना, एटीएम में रखें उसको भी, और ये 1.03 माइनस 1 इसको भी आप एटीएम में ही रखें। ठीक, तो यहाँ से 0.02 अपॉन 0.03, मैंने एटीएम रखने क्यों बोला, क्योंकि देखो यूनिट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2/3 आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो एक्सेस प्रेशर है ना पी एक्सेस 1 अपॉन पी एक्सेस 2, ये 2/3 आया, और ये है क्या सोप बबल है, तो सोप बबल में एक्सेस प्रेशर क्या लिखेंगे 4T/R1 अपॉन 4T/R2 इज इक्वल टू 2/3। तो यहां से आपको जो मिलेगा ये R2/R1, तो R2/R1 क्या मिलेगा 2/3, तो यहां से आप R1/R2 क्या लिखेंगे 3/2। ओके, तो यहां से आप वॉल्यूम निकालिए, तो आप लिखेंगे वॉल्यूम
V1 बाई V2 इज इक्वल टू, अब देखो मैंने जस्ट अभी दिखाया था कुछ देर पहले क्वेश्चन में कि वॉल्यूम में क्या होगा, 4/3 वाला जो पार्ट है ना ये कैंसिल हो जाता है, 4/3 पाई वाला पार्ट, तो इसलिए उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप सीधे लिखें कि R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब, तो यहाँ से V1 बाई जो V2 आएगा ना, है ना, ये R1 बाई R2, तो R1 बाई R2 कितना है, 3/2 है, तो आप 3/2 का क्यूब कर दीजिए, मतलब कितना आएगा, तो 27/8, तो इसका आंसर आएगा 27/8। ठीक है, तो जो वॉल्यूम का रेशियो आएगा बच्चों वो हो जाएगा 27/8 यहाँ पर, तो आंसर होगा 27/8। ओके, अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, और इसी से मतलब इसी पॉइंट से जो नेक्स्ट जो पॉइंट है ना, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इसी पॉइंट से एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब जो है ना यही डिसाइड करता है, और एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स डिसाइड करता है कि लिक्विड का शेप कैसा होगा, लिक्विड किस शेप में दिखेगा, यही यहाँ से चीज डिसाइड करता है। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, इट इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट प्लेन, इट इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट प्लेन एट द लिक्विड सरफेस एंड टेंजेंट प्लेन एट द सॉलिड सरफेस। मतलब टेंजेंट लाइन की बात नहीं हो रही, प्लेन की बात हो रही है, बट आपको ये 2D है ना, तो यहाँ पर लाइन ही दिखेगा आपको ये, बट ये लाइन नहीं, यहाँ बात हो रही है प्लेन की। ओके, तो ये मान लो कि यहाँ पर जो है ना ये है सॉलिड सरफेस, ये सॉलिड सरफेस है, इसके ऊपर लिक्विड ऐसे है, तो सॉलिड सरफेस का टेंजेंट प्लेन क्या हुआ, ये सॉलिड सरफेस का टेंजेंट प्लेन हो गया, मैं यहां लिखता हूं, ये हो गया टेंजेंट प्लेन ऑफ सॉलिड सरफेस, और ये किसका हुआ, तो ये बोलेंगे हम लोग कि टेंजेंट प्लेन ऑफ लिक्विड सरफेस। ठीक है, तो टेंजेंट जो प्लेन है ना, लिक्विड सरफेस और सॉलिड सरफेस, इनके बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो यहां पर अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेस देन 90 होगा, ठीक है, तो लेस देन 90 होने से क्या होगा कि लिक्विड का जो शेप होगा ना वो इस टाइप का कर्व होगा, है ना, लिक्विड का शेप इस टाइप का कर्व होगा ऐसे, है ना, और अगर ये 90 हो गया तो ये फ्लैट होगा इस टाइप से, क्योंकि ये लिक्विड का टेंजेंट प्लेन और ये सॉलिड का टेंजेंट प्लेन, इनके बीच में अगर एंगल 90 हुआ तो इस टाइप से ये प्लेन सरफेस बनेगा। ठीक, अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अगर ज़्यादा हो गया, ठीक है, मोर देन 90 हो गया, तो इस टाइप का शेप बनेगा, है ना, इस टाइप का शेप बनेगा यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया ना। और ये जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है बच्चों, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट नेचर पे डिपेंड करता है कि नेचर क्या है सॉलिड का, लिक्विड का, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना ये चीज़, है ना, ये वाला चीज़, ये सब डिपेंड कर रहा है कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स पे। ये कैसे कोहेसिव और एडहेसिव पे डिपेंड करेगा, इसको मैं आपको एक टेबल के थ्रू आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि कैसे ये कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स पे डिपेंड करेगा इसका शेप। तो जस्ट अभी आपको ये समझना है कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है क्या, तो टेंजेंट प्लेन्स के बीच का एंगल है लिक्विड और सरफेस के टेंजेंट प्लेन का। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आपको बस याद रखना है कि प्योर वाटर एंड ग्लास के बीच का 90 डिग्री, ऑर्डिनरी वाटर एंड ग्लास के बीच का 8 to 18 डिग्री, वाटर एंड सिल्वर का 90 एंड मर्क्यूरी एंड ग्लास का 138। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज, ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट्स है ना यहाँ पे मतलब अफेक्ट डालते हैं। ठीक, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिक्रीज कर जाता है ना, ये सब याद कीजिए। इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज में अगर इम्प्योरिटी ऐड करोगे ना तो कंप्लीटली सॉल्युबल होगा, तो थीटा सी इंक्रीज करेगा, क्योंकि कंप्लीटली सॉल्युबल होने से क्या होता है कि यहाँ पर थीटा सी इसलिए इंक्रीज हो जाता है बिकॉज कंप्लीटली सॉल्युबल होने से, मान लो अगर वाटर के अंदर आप आइस मिक्स करोगे ना, तो आइस और वाटर क्या हो जाएगा, एक ही पूरा, जब आइस मेल्ट होगा तो वाटर में ही कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो कंप्लीटली सॉल्युबल एक तरह से हम बोल सकते हो उसको, तो उस केस में पूरा वाटर मॉलिक्यूल हो गया। तो अगर सेम टाइप का मॉलिक्यूल होगा दैट मीन्स की कोहेसिव फोर्स बढ़ेगा, तो कोहेसिव फोर्स बढ़ने से ना एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे बढ़ता है। ठीक है, और अगर पार्शियली सॉल्युबल होगा तो यहाँ पर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो गया, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पर डिक्रीज करेगा, क्योंकि सरफेस टेंशन भी डिक्रीज करता है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ वाटर प्रूफिंग एजेंट, तो अगर वाटर प्रूफिंग एजेंट प्रेजेंट है मतलब लिक्विड के अंदर, तो यहाँ पर थीटा सी इंक्रीज कर जाएगा, मतलब एक्यूट से ऑब्ट्यूज एंगल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ओके, तो अब इसको एक टेबल के थ्रू समझेंगे हम लोग। ठीक, देखिए बच्चों, ये टेबल है जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, है ना। इसमें देखिए ज़्यादा कुछ मतलब हम लोग नहीं इसमें करेंगे, ड्राइव करेंगे, इसमें सीधे सीधे आपको याद रखना है
देखो ये जो ये ना √2 जो है बच्चों, ये डेरिवेशन से आता है, तो डेरिवेशन हम लोग यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, कोई भी डेरिवेशन यहाँ पर इस चीज का हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। आपको सीधे सीधे याद रखना है, देखिए क्या कि इसको हम लोग बोलते हैं मेनिस्कस। ये जो है ना, जो लिक्विड का जो शेप है, इसको बोलते हैं मेनिस्कस। जैसे यहाँ फ्लैट मेनिस्कस, ये हो गया कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव मेनिस्कस हो गया, ठीक है। तो ये जो शेप है ना, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे ये मान लीजिए कि लिक्विड, ये सॉलिड का हो गया, और यहां पर ये लाइन हो गया लिक्विड का, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि अगर सॉलिड और लिक्विड के बीच का फोर्स अगर ज्यादा होगा, तो क्या होगा कि लिक्विड और सॉलिड का फोर्स अगर ज्यादा होगा ना इनके बीच का, तो एडिसिव फोर्स इधर ज्यादा काम करेगा, ठीक है। और इधर में कोहेसिव फोर्स जो होगा इस लाइन पे, वो कम काम करेगा बच्चों। तो कोहेसिव फोर्स अगर कम काम करेगा और एडिसिव फोर्स अगर ज्यादा काम करेगा, ठीक है, तो उस केस में यहां पर क्या हो जाएगा कि उस केस में कोहेसिव के ज्यादा होने से लिक्विड थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो इधर से भी उठ जाएगा, क्योंकि इधर में भी तो वही होगा ना, एडिसिव फोर्स ज्यादा होगा और कोहेसिव फोर्स कम होगा। समझ में आया? तो अगर ये 1/√2 टाइम्स से ज्यादा हुआ, तो ऐसे √2 टाइम्स अगर याद करने से अच्छा है, सीधे सीधे याद करिए कि अगर एडिसिव फोर्स का इफेक्ट ज्यादा, दैट मीन्स कि सॉलिड को एडिसिव फोर्स होता क्या है बच्चों, तो एडिसिव फोर्स जो होता है ना, वो एडिसिव फोर्स होता है सॉलिड और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स होता है। तो अगर ये ज्यादा है तो ऐसे उठ जाएगा, है ना, ये कम है तो इधर उठ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? और यहाँ पर थीटा सी क्या है, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लिक्विड प्लेन एंड सॉलिड प्लेन, ठीक है। अगर यहाँ पर दोनों आपस में इक्वल है, एडिसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स, तो फ्लैट, और यहाँ पर अगर कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है एडिसिव से, तो ऐसे उठ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो इस केस में बोलते हैं हम लोग कि ये सॉलिड को भिगा रहा है, ये सॉलिड को कम भिगा रहा है, मतलब कम गीला है, मतलब वेटेड सॉलिड नहीं है। और यहाँ पे ये वेटेड सॉलिड है और ये कम वेटेड सॉलिड है, ठीक है, मतलब भीगा हुआ नहीं ज़्यादा, ठीक। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब एंड कैपिलरी ट्यूब। तो ग्लास ट्यूब विद फाइन बोर एंड ओपन एट बोथ एंड्स इज नोन एज कैपिलरी ट्यूब। बोला गया कि कोई ग्लास ट्यूब है जो कि बहुत ही फाइन बोर है, मतलब ऐसे है, ठीक है। फाइन बोर मतलब क्या होता है, पता है? जैसे आप पेन यूज करते हो ना, तो पेन का जो रिफिल होता है ना, जिसमें इंक फिल होता है, उसका जो ये नॉब है ना, मतलब नॉब मतलब कि जो निब है उसका, सॉरी नॉब नहीं, निब, तो जो निब है ना, उस निब को निकाल दीजिए, ठीक है। तो जो रिफिल है वो ऐसा दिखेगा, दोनों साइड से ओपन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिलरी ट्यूब बोलेंगे, ठीक है। फाइन बोर का मतलब काफी पतला सा होल, मतलब काफी पतला, यहाँ पर होल मतलब रेडियस काफी छोटा, एंड ओपन एट बोथ एंड्स इज नोन एज कैपिलरी ट्यूब। rise or fall of liquid in a tube of narrow bore is called capillary action। बोला गया कि जो लिक्विड का राइज जो है ना, लिक्विड जो राइज करता है, तो राइज और फॉल्स ऑफ लिक्विड इन अ ट्यूब ऑफ नैरो बोर इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन, ठीक है। मतलब यहाँ पर बोला गया कि जो राइज और फॉल है लिक्विड का किसी भी नैरो ट्यूब में, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। जैसे देखे होंगे पुराने जमाने में ना, कि घर में ऐसा बॉटल वगैरह में, है ना, बॉटल में ऐसे ढक्कन में ना होल करके, यहाँ पर है ना कागज, इसका कपड़े का बत्ती बाती बना करके, और इसमें है ना केरोसिन ऑयल डाल करके, और यहाँ पे जला दिया जाता था। तो सोचो केरोसिन ऑयल तो नीचे है, तो यहाँ पे फायर इसमें जलाने पर ना इस रोशनी निकलती थी, तो ये कैसे जलता होगा बच्चों? तो कैपिलरी एक्शन की वजह से, कैपिलरी एक्शन की वजह से क्या होता था ना, कि इसमें केरोसिन ऑयल धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता था, है ना, केरोसिन ऑयल धीरे धीरे ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ता था, और यहाँ पे ये जलते रहता था। जब केरोसिन ऑयल खत्म तो ये भी बंद हो जाता था। तो ये सब कैपिलरी एक्शन की वजह से होता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर समझिए इस चीज को, यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ पूरा ये जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपसे देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि कितना राइज किया, कितना फॉल हुआ, आप बताइए, आपसे पूछा जा सकता है। तो मान लीजिए मेरे पास ये इस टाइप का एक टब है, मतलब कंटेनर है, उस कंटेनर में लिक्विड डाल दिया, तो लिक्विड का शेप ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, मतलब ओवरऑल मान लीजिए कि ऐसे है,
ओवरऑल ऐसे है, ठीक है। इसमें आपने क्या किया, तो आपने इसमें एक ट्यूब डाल दिया। तो अगर आपने इसमें एक ट्यूब डाला है अगर, है ना, जो कि काफ़ी छोटे से रेडियस का है, काफ़ी पतला है, काफ़ी छोटा सा रेडियस है, तो उससे क्या होगा यहाँ पर ट्यूब डालने से कि ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पर लिक्विड देखा गया कि ऐसा हो जाता है, इस शेप में हो जाता है, यहाँ पर भी लिक्विड ऐसा हो जाता है, ठीक है। और इस शेप को हम लोग, इस ये जो शेप है ना, इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉनकेव, है ना, कॉनकेव बोलते हैं। देखिए, तो अब इधर से देखें ठीक से, तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ना, इसको डी पॉइंट बोल देता हूँ। तो ए, डी और बी, ये सभी के सभी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। देखिए, सभी के सभी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। तो एक जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम प्रेशर होता है। मतलब ये हुआ कि प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट डी, है ना। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, जब मैं आपको स्टैटिक्स पढ़ाऊंगा ना, डायनेमिक्स की नहीं, स्टैटिक्स पढ़ाऊंगा, फ्लूइड स्टैटिक्स, तो फ्लूइड स्टैटिक्स में इस चीज को समझाऊंगा कि सेम लेवल पे सेम प्रेशर होता है, ठीक है। तो ए, बी और डी, इन सभी पे प्रेशर सेम होगा, ठीक है। तो खैर चलिए, डी से हमें मतलब नहीं है, हमें ए और बी से मतलब है। तो ए और बी पे देखिए, यहाँ पे प्रेशर को मैं इक्वल कर दूंगा, प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी, ठीक है। इसको बच्चों, ये जो है ना, इसको मेनिस्कस बोलते हैं, मैंने आपको समझाया भी था, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताइए कि जैसे फुटबॉल होता है ना, ये कुछ देर पहले भी आपको समझाया था मैंने एक्सेस प्रेशर के बारे में। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास फुटबॉल है, ठीक है, और मैंने बोला कि यहाँ अंदर में प्रेशर P1 है, बाहर में P2 है। तो आप क्या बताओगे कि P1 ज़्यादा है कि P2 ज़्यादा है? तो ऑब्वियस सी बात है कि P1 ज़्यादा है ना। P1 ज़्यादा है, तभी तो जाकर के यहाँ पर ये स्फेरिकल शेप में हुआ है, तभी तो हम एक्सेस एक्सेस प्रेशर निकालते थे ना। तो एक्सेस प्रेशर क्या लिखते थे हम लोग, P1 माइनस P2। एक्सेस प्रेशर लिखते थे हम लोग P1 माइनस P2, ठीक है। तो आप सोचो, जो मैंने अभी काम किया, मैंने क्या किया, इसको हटा दिया। जस्ट अब इमेजिन करो कि इतने पार्ट को हटा दो, तो अब लिक्विड जो है ना, ये वाला कुछ ऐसा दिखेगा ना, ऐसे ही तो शेप में है ये, तो ऐसा दिखेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइप के शेप में अंदर वाला जो प्रेशर ना ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर भी आप क्या क्या बोलेंगे कि पी एटीएम इज ग्रेटर दैन, क्योंकि यहाँ से ऊपर से खुला हुआ है ना, तो एटीएम प्रेशर होगा, मतलब एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा, ग्रेटर दैन पी ए सी। मतलब यहाँ जो पॉइंट सी है ना, ये पॉइंट सी है, तो यहाँ पर जो प्रेशर नीचे से होगा ना, ऐसे नीचे से जो प्रेशर होगा वो उससे ज़्यादा होगा एटीएम का प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो अगर हम पॉइंट बी पे देखें, यहाँ पर अगर प्रेशर देखें पॉइंट बी पे, तो पॉइंट बी पर आप प्रेशर क्या लिखोगे, तो सी का प्रेशर तो ऊपर की तरफ है ना, बट यहाँ पर नीचे में भी तो प्रेशर होगा सी का। तो आप लिखोगे कि प्रेशर एट सी, सॉरी, प्रेशर एट बी इज इक्वल टू, यहाँ पर पीसी, जो पीसी ऊपर है वो पीसी नीचे भी तो होगा ना, तो पीसी, बट लिक्विड सरफेस से कितना नीचे देख रहे हैं हम लोग, तो एच नीचे देख रहे हैं, तो रो जी एच, है ना, ये गॉज प्रेशर, ये भी तो लगेगा ना, रो जी एच, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? अगर ये फ्लैट होता ना, अगर अगर कंप्लीटली ऐसे फ्लैट सरफेस होता, तो पीसी नहीं होता, फिर ये पी एटीएम होता, फिर पी एटीएम प्लस रो जी एच होता। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर। बट ये फ्लैट सरफेस नहीं है, कर्व है, तो इसीलिए आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो अंदर जस्ट इस कर्व के नीचे जो प्रेशर होगा ना, वो कहीं ना कहीं कम होगा, और जस्ट प्रेशर जो होगा कर्व से ऊपर, वो ज्यादा होगा, तभी जाके कर्व सरफेस बना है, अदरवाइज बनता ही नहीं कर्व सरफेस। ही क्यों बनता, बताइए? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए कि प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी, जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया अभी, है ना। प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी, सेम प्रेशर होगा। फिर प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी, तो प्रेशर एट बी क्या लिखेंगे हम लोग, पीसी प्लस रो जी एच। तो प्रेशर एट बी की जगह पर पीसी प्लस रो जी एच लिख दीजिए, ठीक है। अब पॉइंट सी इज ऑन द कर्व मेनिस्कस, जो जस्ट मेनिस्कस पे है, ये मतलब कर्व जो मेनिस्कस है ना, जो शेप है ये वाला इस पे है। तो अब इसी का इनलार्ज व्यू हम यहाँ पे देख रहे हैं, है ना, इसी का हम इनलार्ज व्यू यहाँ देखेंगे, यहाँ पर जो आपको मैं समझाऊंगा। एक मिनट बच्चों, हाँ, जो एक मिनट, थोड़ा सा ये खिसक गया, एक मिनट रुकिए। थोड़ा सा
हाँ हाँ, देखिए, तो ये आपको मैं समझाऊंगा अभी अभी, ठीक है, इसके बारे में, है ना। तो देखें, पी ए इज इक्वल टू पी ए टी एम, क्योंकि जो ए पॉइंट है ना, यहाँ पर यहाँ पर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना। अब बोलोगे यहाँ पर सर क्यों नहीं लिया आपने एटमॉस्फेरिक, यहाँ पर नहीं ले सकते ना, क्योंकि इसके ऊपर लिक्विड तो है ना यहाँ पर, बट इसके ऊपर तो पूरा क्या है, एयर है, और यहाँ पर क्या है, लिक्विड है। ठीक है, जस्ट बोल सकते हैं कि आपस में इक्वल है, बट यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते हैं पी बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक, ठीक है, डायरेक्टली। पी बी इक्वल टू आपको ये लिखना पड़ेगा पहले, और फिर इसके बराबर करके एटमॉस्फेरिक लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पी इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। और हम जानते हैं कि एक्सेस प्रेशर कर्व सरफेस में क्या होता है, ये भी हम लोग को मालूम है। तो कर्व सरफेस में जैसे देखोगे ठीक से अगर, तो इस साइड में तो लिक्विड है और इधर में क्या है, एयर है। तो इसका मतलब कि दोनों साइड में डिफरेंट मीडियम हो गया। तो एक्सेस प्रेशर इक्वल टू क्या लिखोगे, ट्वाइस टी बाई आर लिखोगे ना, समझ में आया, ट्वाइस टी बाई आर लिखोगे। अगर ये दोनों साइड में सेम मीडियम होता तो ये ट्वाइस की जगह पे 4 होता, ठीक है ना, 4 टी बाई आर होता अगर दोनों साइड में मीडियम सेम होता तो। बट मीडियम डिफरेंट डिफरेंट है ना, तो ये 2 टी बाई आर आएगा, जहाँ पे आर क्या है बच्चों, तो आर इस मेनिस्कस का रेडियस है, क्योंकि इस मेनिस्कस को कंप्लीट करोगे ना तो ये पूरा कंप्लीट ऐसा बनेगा स्फेरिकल, तो यहाँ पर रेडियस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 टी बाई आर, 2 टी बाई आर, तो पी एक्सेस इतना हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए, तो पी इन माइनस पी आउट इज इक्वल टू, मतलब ये एक्सेस प्रेशर होता है ना, इज इक्वल टू 2 टी बाई आर। बट यहाँ पे मैंने आपको समझाया था, है ना, कुछ देर पहले, कि एक्सेस प्रेशर यहाँ पर क्या है, तो पी ए टी एम है माइनस पी सी है, इज इक्वल टू ट्वाइस टी बाई आर है ना। अभी दिखाया था ना कि एटीएम प्रेशर ज़्यादा है यहाँ पर, देखिए आप देख सकते हैं एटीएम प्रेशर ज़्यादा है पीसी से। तो पी एटीएम माइनस पी सी इजक्वल टू ट्वाइस टी बाई आर। तो पी सी इजक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, अब इसको उठा के रखना, आप इसको उठाइए इधर लेके आ जाइए और इसको उठा के इधर लेके आ जाइए, है ना। तो पी एटीएम माइनस 2 टी बाई आर, तो पी सी इजक्वल टू क्या आएगा, पी एटीएम माइनस 2 टी बाई आर। तो यहाँ से पी सी, तो ये जो पी सी वाला जो पार्ट है ना, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ ये, तो यहाँ से ना आप पी सी, अब जब जैसे कि पी ए इजक्वल टू क्या है, पी ए टी एम है, तो आप यहाँ पर एक मिनट रुकिए, मैं इसको जरा रब कर दूँ बच्चों, ये वाला पार्ट, है ना। तो यहाँ पर ना मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ, देखिए आप लिखेंगे कि पी ए इज इक्वल टू पी ए टी एम इज इक्वल टू पी ए सी प्लस रो जी एच। तो यहाँ से पी ए सी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, पी ए टी एम माइनस रो जी एच, है ना। पी सी इज इक्वल टू पी ए टी एम माइनस रो जी एच, है ना। तो अब जो पी सी वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसके जगह पर आप लिखेंगे यहाँ पर कि पी ए टी एम माइनस रो जी एच, है ना। तो आप यहाँ से पी ए टी एम, ओके, और ये पी सी, तो इसको उठा करके ना इधर लेके जाइए और इसको लेके इधर आ जाइए, है ना। तो यहाँ से क्या आएगा, पी ए टी एम माइनस 2 टी बाई आर इज इक्वल टू पी सी, ठीक है, समझ में आया। और पी सी ऑलरेडी मैं फाइंड कर चुका हूँ, है ना। तो यहाँ से पी सी जो निकाला है, यहाँ से पी सी इक्वल टू पी ए टी एम माइनस रो जी एच, इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए इसको हटा दो, ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ लिख देता हूं मैं कि पी सी इज इक्वल टू पी ए टी एम माइनस रो जी एच इज इक्वल टू पी ए टी एम माइनस ट्वाइस टी बाई आर। तो ये कैंसिल हो गया, तो दोनों पीसी है ना, तो आपस में इक्वल हो जाएगा, तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से रो जी एच इज इक्वल टू 2 टी बाई आर आ जाएगा। तो यहां से एच इज इक्वल टू क्या आएगा, ट्वाइस टी बाई रो जी आर। तो देखिए एक तो कितना कितना हाइट राइज करेगा, एक तो हमें यहां से मालूम हो गया, है ना। एक तो देखिए, एक तो हम लोग यहां से मालूम हो गया ना, ठीक। दूसरा चीज जो यहाँ पे डिराइव भी किया, देखो, बट इसको अब हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं ना, क्योंकि हम लोगों ने डिराइव कर लिया ऑलरेडी यहाँ पर, कि ये तो चलो ठीक है, रेडियस ऑफ मेनिस्कस हो गया। बट अगर कभी मान लो क्वेश्चन में आपको रेडियस ऑफ मेनिस्कस नहीं दिया रहता है,
कभी आपको रेडियस ऑफ ट्यूब दिया रहेगा, मतलब इस ट्यूब का रेडियस दिया रहेगा, यहाँ पर दिखा देता हूँ। कभी अगर मान लीजिए आपको, क्योंकि यहाँ पर भी तो ट्यूब, ये जो पूरा ट्यूब है ना ऐसे, तो इसका भी तो रेडियस आपको दिया रह सकता है ना यहाँ पर स्मॉल आर, तो ये भी गिवन हो सकता है। तो उसके टर्म में आप कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, जो लिक्विड का प्लेन है और जो सॉलिड का प्लेन है, उसके बीच का एंगल कितना है? थीटा सी है, ठीक है, थीटा सी है। तो ये जो देखिए, ये जो लाइन है ना, और जो ये लाइन है ये 90 पे है, तो और ये थीटा सी हुआ, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा बच्चों 90 माइनस थीटा सी। तो और ये 90 माइनस थीटा सी हो गया, ठीक है। और यहाँ से ये प्लेन है ना, ये वाला प्लेन, और ये अगर 90 पे है, क्योंकि देखो रेडियस और टेंजेंट प्लेन ये 90 होता है यहाँ पर ऐसे, तो और ये 90 माइनस थीटा सी, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? थीटा सी हो जाएगा, है ना, ये पार्ट हो जाएगा थीटा सी। समझ में आया ना? तो और ये थीटा सी हो गया। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे? कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। बच्चों देखो, इसको मैं रब कर रहा हूँ, क्योंकि इसको रब नहीं करूंगा तो समझ में आएगा नहीं जो मैं कंपोनेंट ब्रेक करने वाला, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा ना यहाँ पर। तो देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, कि यहाँ पर आप कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। तो इस आर का जब कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो इधर में क्या लिखोगे? आर कॉस थीटा सी। समझ में आया ना? आर कॉस थीटा सी। और जो ये जो ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब है, इस ट्यूब का रेडियस क्या लिखोगे? तो इस ट्यूब का रेडियस यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर, तो ये स्मॉल आर इस कैपिटल आर कॉस थीटा सी के बराबर हो जाएगा, है ना। तो आप यहाँ से लिखेंगे क्या? देखिए आप यहाँ से लिखेंगे कि, देखिए जरा पूरा इसको ना रब कर देते हैं, इसकी जरूरत तो है नहीं, तो इसको यहाँ से आप लिखेंगे यहाँ पर कि कैपिटल आर कॉस थीटा सी इज इक्वल टू स्मॉल आर, देन आर इज इक्वल टू आर बाई कॉस थीटा सी। तो यहां से एच इज इक्वल टू 2t बाई रो जी इंटू आर बाई कॉस थीटा सी। तो यहां से आपको एच इज इक्वल टू क्या मालूम होगा? 2t कॉस थीटा सी अपॉन रो जी आर, ठीक है। तो ये हम लोग को एच का वैल्यू, मतलब जो हाइट होगा ना, कितना हाइट राइज करेगा, ये मालूम हो गया मेनिस्कस के रेडियस के फॉर्म में, एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट है जो मतलब यहाँ पर था, एंगल ऑफ कांटेक्ट और रेडियस ऑफ ट्यूब के फॉर्म में भी मालूम हो गया। दोनों फॉर्मूला आपके सामने है बच्चों, ठीक है। तो कैसे हम लोग को फाइंड करना होता है ये मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया। ओके, अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम आ चुका। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपसे, कैलकुलेट द हाइट टू विच वाटर विल राइज इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ डायमीटर 14.6 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। यहाँ पर देखिए सरफेस टेंशन हम लोग को दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट एंगल दिया हुआ है ना, और डेंसिटी दिया हुआ है हम लोग को वाटर का, हमें जी दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे जो पूछ रहा है ना इसके बारे में, हाइट के बारे में, तो हाइट का फॉर्मूला क्या है, मतलब कितना राइज करेगा, इसका फॉर्मूला है 2t cos थीटा सी अपॉन आर रो जी, या रो जी आर लिख सकते हैं आप। तो सरफेस टेंशन है 0.073 इंटू कॉन्टैक्ट एंगल 0 है अपॉन रेडियस कितना है, तो रेडियस यहाँ पर डायमीटर हमें दिया हुआ है 14.6 इंटू 10⁻³ है ना। तो डायमीटर दिया तो उसका डायमीटर का आधा कर दो तो रेडियस मालूम हो जाएगा ना। तो 14.6 का हाफ करेंगे तो 7.3 इंटू 10⁻³ डेंसिटी 10⁻³ जी का वैल्यू 10 रखेंगे तो ये कैंसिल, ठीक है। ये भी यहाँ से ना कैंसिल होगा 5 से, ओके। तो आप देखिए 0.73 को ना, जो 0.073 है इसको हम लोग 7.3 इंटू 10⁻² और cos 0 1 हो जाएगा अपॉन 7.3 इंटू 5, तो ये कैंसिल हो गया, ओके। तो ये कैंसिल होने के बाद 10⁻² 10⁻² बाई 5 हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करें और 10 से डिवाइड भी करें तो 2 इंटू 10⁻³ मीटर, तो ये h हो जाएगा बच्चों, है ना। तो ये h का वैल्यू हम लोग को
यहाँ से क्लियरली मालूम हो गया, आप इसको जरूर लिखें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, वाटर राइज्ड टू अ हाइट, वाटर राइज टू हाइट ऑफ 10 mm इन अ कैपिलरी ट्यूब, इन अ कैपिलरी है, ट्यूब ही उसका मतलब, इफ रेडियस ऑफ ट्यूब इज मेड हाफ ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू। बोल रहा है कि पहले जो है ना हाइट वो 10 mm है, अब बोल रहा है कि जो रेडियस है ना, जो भी कैपिलरी का ट्यूब का जो रेडियस होगा उसका हम पहले वाले का आधा कर देते हैं। देन व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ वाटर इन अ कैपिलरी ट्यूब। बोला कि अब जो नया वैल्यू होगा कैपिलरी ट्यूब में वाटर का वो कितना होगा। तो एच इज इक्वल टू क्या होता है, 2t cos थीटा बाई आर रो जी। अब देखो मैंने ट्यूब तो चेंज किया नहीं है, बस उसका रेडियस चेंज किया ना, ट्यूब का मटेरियल तो चेंज नहीं किया मैंने, तो मटेरियल चेंज नहीं किया, वाटर चेंज किया नहीं मैंने, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये सब जो पार्ट है ना पूरा, ये इवन ये नहीं, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक ये पार्ट सेम रहेगा, दैट मीन्स कि कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब कि ये h इंटू आर यहाँ से क्या होगा, पूरा कांस्टेंट होगा। तो h इंटू आर कॉन्स्टेंट मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, जोरिन्स लॉ बोलते हैं, है ना। h इंटू आर जब कांस्टेंट होता है तो उसको जोरिन्स लॉ बोलते हैं। और ये कांस्टेंट क्यों क्या समझ में आया, क्योंकि देखो लिक्विड चेंज किया नहीं है मैंने, है ना, मटेरियल चेंज किया नहीं मैंने ट्यूब का, तो इसका मतलब सरफेस टेंशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लिक्विड चेंज नहीं होता, डेंसिटी भी चेंज नहीं होगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर पहले हाइट कितना है 10 mm, पहले रेडियस r मान लो, बाद में हाइट h2 हमें चाहिए और यहाँ पे रेडियस आधा कर दो, तो ये कैंसिल हो गया, इस 2 के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 mm हो गया। तो कितना हुआ, h2 इक्वल टू 20 mm, ठीक है। तो कितना राइज करेगा, 20 mm। क्लियर हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे बच्चे टॉपिक जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, और जैसे कि आप सॉलिड बॉडी में पढ़ते हैं ना, दो सॉलिड बॉडी अगर स्लाइड करता है एक दूसरे के ऊपर, या कोई मतलब रफ सरफेस के ऊपर कोई बॉडी स्लाइड करता है या मूव करता है तो वहाँ फ्रिक्शन काम करता है ना, उसी टाइप से बच्चों यहाँ पर भी है एक टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी, जो एक्चुअली में लिक्विड्स के लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन होता है ना उसको रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज अ फ्लूइड फ्रिक्शन बिटवीन एडजेसेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड्स। तो जो एडजेसेंट लेयर्स हैं लिक्विड्स के उनके बीच में जो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स होगा उसको बोलेंगे, ठीक है, विस्कोसिटी। तो अब यहाँ पे न्यूटन ने लिक्विड्स के लेयर्स के बारे में बताया, मतलब जैसे आप पूरा लिक्विड अगर है ना, मान लो अगर ऐसे लिक्विड का फ्लो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो उसको लेयर्स के बेस में, लेयर्स के फॉर्म में डिवाइड कर दो। जैसे आपके नोटबुक में पेजेस होते हैं ना, कि एक पेज के ऊपर दूसरा पेज, दूसरे के ऊपर तीसरा पेज, है ना, आप लोग इस चीज़ को देखे होंगे ना, कि आपके नोटबुक में एक पेज है तो उस पेज के ऊपर दूसरा पेज है, फिर एक और पेज है, फिर एक और पेज है, फिर एक और पेज है, तो पेजेस पे पेजेस रखा रहता है ना, तो उस टाइप से यहाँ पे लेयर्स भी होते हैं बच्चों, लिक्विड्स के मतलब लेयर्स के फॉर्म में एज्यूम करना होता है। तो न्यूटन ने यहाँ पर लॉ दिया था यहाँ पर, रब हो गया, देखिए न्यूटन ने यहाँ पर लॉ दिया था अपना, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जिसमें सिर्फ ये बताया गया था कि लिक्विड्स के लेयर्स के बीच में कितना फ्रिक्शन एक्ट करेगा, ठीक है। बच्चों देखिए वीडियोस पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा। मैं आपको बार बार इस चीज़ को रिपीट करता हूँ क्योंकि आप अगर जल्दी जल्दी में भागेंगे ना छोड़ के तो फिर फायदा नहीं होगा आपको मतलब मज़ा नहीं आएगा, आपको लगेगा कि क्या मतलब ठीक है चलने तो जैसे चल रहा है। पूरा देखिए क्योंकि देखिए यहाँ पर ना कोई हंसी मजाक कोई जोक नहीं चल रहा है, यहाँ पूरा आपको पढ़ाता हूँ मैं, है ना, पूरा मेहनत से आपको बताया जाता है, समझाया जाता है। अब बच्चों एक छोटा सा रिक्वेस्ट और भी है कि आप चैनल को जरूर लाइक कीजिए और वीडियोस को तो जरूर शेयर करें, अपने स्टेटस पर लगाएं, फेसबुक पर शेयर करें, दोस्तों को भेजें, उनको भी मोटिवेट करें कि आप भी ज्वाइन कीजिए इसको, ज्वाइन मतलब कि सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। वीडियोस को देखिए कितना फ़ायदेमंद है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई आपको टाइम पास नहीं कराया जा रहा है ना, पढ़ा रहा हूँ मैं, तो इसे पढ़ा रहा हूँ तो आपको फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का, है ना। देखिए अब देखिए वाई और एक्स जस्ट यहाँ पे आप एज्यूम करें, एक मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस एज्यूम कर लें, मान लें कि लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो ये ग्राउंड हो गया, है ना, ये ग्राउंड हो गया, मतलब ऐसा रिवर के नीचे जो ग्राउंड तो होता है ना, तो ग्राउंड हो गया, तो ग्राउंड के ऊपर का ये लेयर हो गया, है ना, ये लेयर हो गया, अब ये उसके ऊपर का लेयर हो गया। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ एक चीज़ कि आप खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस किए होंगे बच्चों, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब सिंक कर जाता है ना, जब नीचे डूब जाता है ग्राउंड पे, तो उसका फ्लो थोड़ा कम हो जाता है, मतलब वो बहुत दूर तक मूव नहीं कर पाता है। बट कोई ऑब्जेक्ट अगर फ्लोट कर रहा है ना वाटर सरफेस पे, तो वाटर के फ्लो के साथ बहुत दूर तक जाता है। ऐसा क्यों होता है, रीज़न ये होता है कि जो टॉप सरफेस होता है ना वाटर का, उसका स्पीड बॉटम वाले सरफेस से ज़्यादा होता है ऑलवेज, ठीक है। कारण ऐसा ऐसा होने का रीज़न क्या है मैं समझा देता हूँ।
ऐसा होने का रीजन ये है कि जो बॉटम वाला जो यहाँ पे सरफेस है ना, जो लेयर है ना लिक्विड का, इसके और जो ग्राउंड के बीच का जो फोर्स होगा ना, ठीक है, वो क्या होगा कि ऐसे बॉन्डिंग बना के मॉलिक्यूल्स का होगा, है ना, आपस में रहेंगे। फिर जब ये लेयर जब आगे जाएगा ना, जब ये लेयर आगे जाएगा तो क्या करेगा, ग्राउंड को आगे की तरफ खींचेगा। जब ये लेयर आगे जाएगा ऐसे, तो ये ग्राउंड को अपनी तरफ खींचेगा, बट ग्राउंड तो मूव करेगा नहीं। तो ग्राउंड क्या करेगा, ग्राउंड इस वाले लिक्विड के लेयर को पीछे मतलब अपोज करेगा, आगे जाने से खींचेगा पीछे की तरफ, मतलब आगे जाने से इसको अपोज करेगा, है ना। अब अगर ये आगे जाने से अपोज कर रहा है उसको, तो ये क्या करेगा, अपने ऊपर वाले को अपोज करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, फिर अपने ऊपर वाले को करेगा, फिर वो अपने ऊपर वाले करेगा, फिर वो अपने ऊपर वाले करेगा, है ना। बट फिर भी जितना अपोजिशन यहाँ मिलेगा उतना अपोजिशन तो यहाँ पे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये ग्राउंड कंप्लीटली रेस्ट पे है, ये मूव नहीं कर रहा है। तो ये कंप्लीटली चाहेगा इसको रोक देना, बट रोक नहीं पाएगा, बट चाहेगा रोकना। बट ये क्या कर रहा है, ये तो थोड़ा बहुत आगे जा रहा था ना, तो थोड़ा बहुत आगे जाएगा तो क्या होगा, ये इसको पूरा रोक नहीं पाएगा। इसका मतलब ये थोड़ा और आगे जाएगा, है ना। समझ में आया? मतलब हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना, वैसे वैसे लिक्विड के लेयर्स का स्पीड बढ़ते जाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटन के अकॉर्डिंग जो विस्कस फोर्स होता है बच्चों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए जो विस्कस फोर्स होता है ना, वो विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए मतलब न्यूटन ने बोला है कि विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, है ना। एरिया मतलब जो कॉन्टैक्ट एरिया है ना लेयर्स का, ये वाला, मतलब ये पूरा एरिया, कॉन्टैक्ट एरिया, इफेक्टिव एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वो होगा, है ना, इफेक्टिव एरिया। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन पोजीशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब कि हाइट, हाइट बोलेंगे इसको यहाँ पर सीधे। जैसे यहाँ से यहाँ पर देखें तो इन दोनों लेयर्स के बीच में वेलोसिटी का डिफरेंस कितना आया, डेल्टा एक्स। कितना हाइट, मतलब कितना हाइट ऊपर जाने पे, तो डेल्टा वाई। तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना, वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ लेयर्स हो गया ए, है ना, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया। तो विस्कस फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन इस पर डिपेंड करेगा। जैसे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे ना, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट क्वांटिटी आता है, इसको बोलते हैं हम लोग ईटा, है ना, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना, इसको बोलते हैं ईटा, मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसका यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल सेकेंड। पास्कल सेकेंड, क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो पास्कल हो गया इंटू सेकेंड, तो पास्कल इंटू सेकेंड। ये हो गया पॉइजली और ये हो गया डेका पॉइज, है ना, पॉइजली और डेका पॉइज। यहाँ पर सीजीएस की बात करें अगर हम लोग, तो जो सीजीएस यूनिट होता है, ये सीजीएस यूनिट होता है बच्चों इसका डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हम पॉइज बोलते हैं। तो सीजीएस में पॉइज, ठीक है, और एसआई यूनिट में डेका पॉइज। तो डेका पॉइज और सीजीएस में क्या यूनिट रिलेशन होता है, तो 1 डेका पॉइज इज इक्वल टू 10 पॉइज होता है। ठीक है, समझ में आया? इस रिलेशन को आपको याद रखना है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर, तो क्वेश्चन बोला गया देयर इज अ 3 mm थिक लेयर of glycerin between a plate of area 10 to the power minus 3 meter square and a large plate, मतलब कि एक छोटा सा प्लेट है, उसके बीच में यहां पर एक 3 mm का ग्लिसरीन है। ठीक है, समझ में आया? एंड एक लार्ज प्लेट है ना। इफ ईटा मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 2 kg per meter second, then what force is required to move द स्मॉलर प्लेट विद विद वेलोसिटी ऑफ 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक लार्ज प्लेट है, जैसे मान लो कि लार्ज प्लेट हो गया, यहाँ पर रखा गया है, ओके। इसके ऊपर एक छोटा सा प्लेट है और यहाँ पर ऐसे ग्लिसरीन रखा हुआ है। इन दोनों के बीच में ग्लिसरीन है जो कि 3 mm थिक है। ठीक, अब ये जो है ना इस पर स्लाइड करना चाहेगा, तो स्लाइड करना चाहेगा तो उसका इफेक्टिव एरिया दिया हुआ है कि यहाँ पे जो इफेक्टिव एरिया है ना, ये हमें दिया हुआ है। ठीक, तो इफेक्टिव एरिया कितना दिया हुआ है, 10 to the power minus 3 मीटर स्क्वायर। थिकनेस जो होता है ना, ये डेल्टा वाई हो गया, 3 इंटू 10 to the power minus 3 मीटर। एटा हो गया यहाँ पर 2 kg मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से, और डेल्टा भी आपको दिया हुआ है, तो अगर आपको यहाँ पे विस्कस फोर्स चाहिए तो आप क्या लिखोगे, विस्कस फोर्स इज इक्वल टू एटा इंटू ए इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई। तो यहाँ पे ईटा कितना दिया हुआ हम लोगों को, तो ईटा दिया हुआ है ओके बच्चों, यहाँ पे ईटा दिया हुआ है
2 दिया हुआ है, 2 kg दिया हुआ है, 2 kg पर मीटर। यहाँ पे 2 है देखिए, तो इस 2 को यहाँ रख देंगे हम लोग, है ना, तो 2 रख देंगे और एरिया 10⁻³ हो गया। डेल्टा वी 12 सेंटीमीटर है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए, और डेल्टा वाई 3 mm है, मिलीमीटर, तो इसको है तो मीटर में ही ना, बट मिली में है, तो इसको हम रख देंगे ऐसे। तो ये 4, ये 10⁻³ यहाँ पर कैंसिल, तो 4 × 2 8, तो 8 × 10⁻² न्यूटन। ठीक है, तो इतना आ जाएगा विस्कस फोर्स। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, नेक्स्ट में बोला गया कि वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है, ईटा जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वो 10⁻² पॉइज है। पॉइज क्या होता है? सीजीएस यूनिट होता है, ध्यान रखिएगा। डेका पॉइज यहाँ पर, जो डेका पॉइज होता है ना, वो यहाँ पर ऐसा यूनिट होता है। तो 1 डेका पॉइज इक्वल टू 10 पॉइज होता है, तो यहाँ पर 1 पॉइज इक्वल टू 10⁻1 डेका पॉइज होगा। तो ईटा हम जब कन्वर्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे जो 10⁻² है, तो इस पॉइज को हटाकर हम लोग लिख देंगे 10⁻1 डेका पॉइज। तो क्या बन जाएगा? 10⁻³ डेका पॉइज। डेप्थ रिवर दिया हुआ है ना, रिवर का जो डेप्थ है ना वो दिया हुआ 5 मीटर। तो फाइंड द शेयरिंग स्ट्रेस बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लेयर्स ऑफ द वाटर। तो जो शेयरिंग स्ट्रेस होता है ना, तो शेयरिंग स्ट्रेस यहाँ पे होता क्या? तो देखो, स्ट्रेस की बात करें हम लोग तो फोर्स अपॉन एरिया होता है। ओके, तो यहाँ पे विस्कस फोर्स लिखेंगे हम लोग कि एटा इंटू एरिया इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई। तो यहाँ पे फोर्स अपॉन जो एरिया होगा इसको शेयरिंग स्ट्रेस बोलेंगे हम लोग, जो कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई हो गया। तो यहाँ से जो ये शेयरिंग स्ट्रेस है, एक सेकेंड, यहाँ पर ये जो शेयरिंग स्ट्रेस है ये हम लोगों को मिलेगा एटा इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई। ओके, तो यहाँ से ये ईटा का वैल्यू दिया हुआ है 10⁻³ और ये डेल्टा वाई हमें 5 मीटर दिया हुआ है ना डेप्थ यहाँ पर, तो डेल्टा वाई हो गया। और वेलोसिटी यहाँ पे दिया हुआ कितना? 15। तो आप यहाँ पे 15 रखिए, तो ये 3, तो हम लोग को मिलेगा 3 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया शेयरिंग स्ट्रेस। क्लियर हो गया? ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आपसे बोला जा रहा है यहाँ पर कि सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक इज 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब यहाँ पे जो ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक का जो सरफेस एरिया है ये वाला, ये एरिया है 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ना ये 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 10⁻² मीटर होता है। ओके, जी का वैल्यू अगर सीजीएस में लेते हो तो 1000। ठीक है, वेलोसिटी भी यहाँ पे सीजीएस में ही दिया हुआ है, तो काम कीजिए आप एरिया को भी सीजीएस में रहने दीजिए। ठीक है, जो लिक्विड है फिल्म का वो भी दिया हुआ है यहाँ पे सीजीएस में 0.2 mm। ठीक है, तो बोला कि व्हेन रिलीज्ड, जब हम इसको रिलीज करेंगे ना, 10 ग्राम का ब्लॉक है यहाँ पर, मतलब बॉल है, जब उसको हम रिलीज करेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा? तो आपको बताना है कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होगा जब रिलीज करोगे। तो रिलीज करने पे ये बताना है बच्चों आपको। तो रिलीज करने पे ऐसा होगा क्या? जब इसको आप रिलीज करोगे ना तो ये नीचे की तरफ जाएगा, है ना। जब रिलीज करोगे तो ये नीचे की तरफ जाएगा, तो ये नीचे की तरफ जाएगा, तो ये स्ट्रिंग नीचे की तरफ पुल होगा। जब स्ट्रिंग जाएगा तो ये इस पर स्लाइड करेगा। जब स्लाइड करेगा ना तो उस वक्त की वेलोसिटी हमें दी हुई है। तो सारी चीज़ें तो आपको दी हुई हैं यहाँ पर, है ना। तो अब यहाँ पर जो ये टेंशन होगा जिसकी वजह से स्लाइड करेगा वो कितना हो जाएगा? तो टेंशन हो जाएगा यहाँ पर 10G, है ना। तो 10 × G, मतलब 10G मतलब कि एक तरह से 10 ग्राम दिया हुआ है। ये 10G का मतलब 10 ग्राम है, इंटू G मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया? 10G हो गया। ठीक है, समझ में आया? तो आप यहाँ पे बोलेंगे कि फोर्स इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंटू एरिया इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई। तो आपको फोर्स जो भी यहाँ पे मिलेगा वो बिकॉज ऑफ दिस, है ना, बिकॉज ऑफ दिस मास मिलेगा। तो इस मास का कितना वैल्यू है? 10 ग्राम है, इंटू G। ठीक है, तो सब कुछ सीरियस में रखना है, तो आप यहाँ पे सब कुछ सीरियस में रखिए। तो ये 10 ग्राम इंटू G का वैल्यू सीरियस में इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंटू एरिया कितना है? तो एरिया 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर है, वेलोसिटी 2 है। ये कितना जो डेल्टा वाई है, जो ये वाला पार्ट, ये कितना है?
तो 0.02, तो 0.02, तो ये 10⁴ यहाँ पर कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे एटा इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग कि 0.02 अपॉन 2, मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻2 बाई 2, मतलब 10⁻⁻2, है ना। तो ये यहाँ पर एटा का वैल्यू आ जाएगा जो कि डाइन इंटू सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये ईटा का वैल्यू यहाँ से मालूम हो गया जो पूछा था हम लोगों से, मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर क्लियर मालूम हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पर क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, ठीक है, चाहे जेईई में पूछ दे चाहे नीट में पूछे, बट क्वेश्चन आता जरूर है इससे, ठीक है। तो ये जो है नेक्स्ट स्टोक्स लॉ है, दोनों में डिफरेंस को देखें, दोनों विस्कस फोर्स के बारे में ही बताता है। जो स्टोक्स लॉ है ना बच्चों, ये भी विस्कस फोर्स के बारे में ही बताएगा, एंड जो न्यूटन्स का लॉ था, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, वो भी विस्कस फोर्स के बारे में ही बता रहा था। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, तो न्यूटन बताया था कि लिक्विड्स के लेयर्स के बीच में क्या फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। और स्टोक्स लॉ बोलता है कि जब किसी भी लिक्विड में कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मूव करेगा तब क्या होगा, तब इस पे विस्कस फोर्स कितना काम करेगा, ये बताता है स्टोक्स लॉ, ठीक है। मतलब ये हुआ कि स्टोक्स लॉ लिक्विड और किसी बॉडी के बीच का फोर्स बताएगा, विस्कस फोर्स, ठीक है, और न्यूटन का जो लॉ है वो लिक्विड्स के लेयर्स के बीच के विस्कस फोर्स को बताएगा। तो दोनों में ये मतलब मेन डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है, समझ में आया। तो जो स्टोक्स है ना, वो बोला है जो विस्कस फोर्स है ना, किसी बॉडी और लिक्विड के बीच में, वो होगा 6 पाई ईटा आर वी टी, मतलब यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी हो गया, तो 6 पाई ईटा आर वी टी, ये टर्मिनल वेलोसिटी हो गया, ये विस्कस फोर्स हो गया, है ना। मतलब ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, है ना। जहाँ पे इसको हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, ये होता है रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी, एंड ये होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, 6 पाई कांस्टेंट क्वांटिटीज है। तो जैसे होगा क्या कि अब टर्मिनल वेलोसिटी की हम अगर बात करें यहाँ पर, तो पहले मैं आपको टर्मिनल वेलोसिटी एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि देखिए टर्मिनल वेलोसिटी जब तक एक्सप्लेन नहीं होगा ना, आपको समझ में नहीं आएगा ये चीज़। देखिए ये जो वी टी है ना, इसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी, है ना, टर्मिनल वेलोसिटी। अभी होता क्या है, तो टर्मिनल वेलोसिटी होता है कि व्हेन नेट फोर्स ऑन when net force on the body, when the net force on the body is 0, then velocity of body is called terminal velocity, ठीक है। मतलब जब नेट फोर्स बॉडी पे 0 होगा ना, उस वक्त पे जो वेलोसिटी होगा उसको हम बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे मान लीजिए स्फेरिकल बॉडी, ये स्फेरिकल बॉडी नीचे जा रहा है, ठीक है। तो नीचे जाते जाते यहाँ पे मैं एक डायग्राम भी दिखाता हूँ आपको, तो आपको समझ में और अच्छे से आएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कंटेनर हो गया, ठीक, यहाँ पर 1 मिनट, तो इस कंटेनर में आपने यहाँ पर लिक्विड पूरा फिल कर दिया है, ठीक है। तो लिक्विड फिल किया आपने, और यहाँ पर एक बॉडी को रिलीज कर दिया, छोड़ दिया आपने बोला कि चलो ठीक है इस बॉडी को हम यहाँ रिलीज कर रहे हैं, तो रिलीज का मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हुआ, 0। फिर जब बॉडी यहाँ पहुंचेगा ना, तब तक ये वेलोसिटी क्या करेगा, कुछ ये बॉडी क्या करेगा, तब तो कुछ वेलोसिटी गेन कर लिया, तो यहाँ पे आके कुछ इस बॉडी ने वेलोसिटी गेन कर लिया, ठीक है। अब जैसे ही ये बॉडी लिक्विड के अंदर आना स्टार्ट करेगा, तो इस पर देखिए क्या क्या एक्ट करेगा। एक तो सबसे पहले जब रिलीज किया आपने, तो यहाँ पे mg ऑलवेज काम करेगा, है ना, रिलीज करो या नहीं करो mg तो ऑलवेज काम करता है, तो यहाँ पे mg काम करेगा। ये स्फेरिकल बॉडी जब लिक्विड के अंदर आएगा तो कुछ वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा लिक्विड के, जिसकी वजह से बॉयंसी फोर्स काम करेगा। तो बॉयंसी के साथ साथ आप यहाँ पर लिक्विड और इस सॉलिड बॉडी के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, जिसको हम लोग विस्कस फोर्स बोलते हैं। तो इस टाइप के 3 फोर्सेज यहाँ पर एक्ट करेंगे, ठीक है। तो जब ये दोनों फोर्स मिलकर के Fb और Fv इस mg को बैलेंस कर लेगा, तो उस वक्त पे जो वेलोसिटी इसका होगा ना बॉडी का, उसको बोलेंगे हम टर्मिनल वेलोसिटी, है ना। उस वक्त जो वेलोसिटी मिलेगा उसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी। मतलब आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कि Fb
प्लस एफ वी इज इक्वल टू एम जी, ठीक है, इज इक्वल टू एम जी, जहां पे एफ बी क्या होगा, तो एफ बी हो गया बायोंसी फोर्स, तो बायोंसी फोर्स तो ये वॉल्यूम हो गया ना पूरा बॉडी का, तो आप लिखेंगे कि डेंसिटी ऑफ बॉडी, तो डेंसिटी ऑफ बॉडी यहाँ पर कितना रो है, तो आप लिखेंगे डेंसिटी ऑफ बॉडी मतलब कि रो इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी प्लस विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स क्या होता है, तो बच्चों विस्कस फोर्स यहाँ पे होता है 6 पाई एटा आर वी टी टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू एम जी। अब इस बॉडी का मास क्या लिखोगे आप, तो इस बॉडी के मास को लिखोगे आप कि देखिए यहाँ पर, एक मिनट रुक जाइए, ये जो है ना ये गड़बड़ हो गया बच्चों, क्योंकि जो बायोंसी फोर्स होता है ना, बायोंसी फोर्स, ये बायोंसी फोर्स होता है कि इनसाइड वॉल्यूम, मतलब बॉडी का इनसाइड वॉल्यूम, बॉडी लिक्विड के अंदर कितना है, कितना पार्ट वॉल्यूम है वो लिखना है, इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी लिखना होता है। तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है, तो ये है सिग्मा, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि बॉडी कंप्लीटली अंदर लिक्विड के, तो कंप्लीट वॉल्यूम लिखेंगे इंटू सिग्मा इंटू जी लिखेंगे आप, ठीक है, इज इक्वल टू, और प्लस में 6 पाई एटा आर वी टी इज इक्वल टू लिख के एम जी लिखेंगे, और एम क्या लिखेंगे आप, तो एम लिखेंगे डेंसिटी, मतलब मास इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी, ठीक है। तो यहाँ से v सिग्मा इंटू जी प्लस 6 पाई एटा आर वी टी इज इक्वल टू रो v इंटू जी, ठीक है। हमें चाहिए यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी वी टी, ठीक, तो हम टर्मिनल वेलोसिटी वी टी का चाहिए, तो वी टी वाले पार्ट को एक साइड कर लीजिए, बाकी सबको अलग कर दीजिए, तो यहाँ से v इंटू जी, अब इसको उठा करके ना मैं दिखा रहा हूँ, इसको उठाइए यहाँ से इधर लेके आ जाइए, है ना, तो ये हो जाएगा वी जी इंटू रो माइनस वी जी इंटू सिग्मा, तो यहाँ से 6 पाई एटा आर वी टी इज इक्वल टू वी जी इंटू रो माइनस सिग्मा, तो यहाँ से वी टी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, तो वी टी इज इक्वल टू वी जी इंटू रो माइनस सिग्मा, है ना, अपॉन 6 पाई एटा आर, ओके। तो यहाँ पर जो वी टी है ये लिखेंगे हम लोग 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, द वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा ना, रो माइनस सिग्मा अपॉन 6 पाई एटा आर वी, है ना, पाई से पाई कैंसिल, और ये आर से एक आर कैंसिल होगा, ये 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो 3 करेंगे, तो 2/3 इंटू 3 9, तो 2/9 इंटू आर स्क्वायर इंटू जी इंटू रो माइनस सिग्मा अपॉन एटा, तो ये आ जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी, है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको कंप्लीटली याद रखना पड़ेगा बच्चों, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ओके। अब देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया 2 balls मेड ऑफ सेम मटेरियल having masses m and 8m respectively, then find ratio of their terminal velocity in the same liquid। अब लिक्विड भी सेम है, मास भी सेम है ना, तो लिक्विड सेम है यहाँ पर, मास डिफरेंट डिफरेंट है, m और 8m है ना, यहाँ पर सेम मटेरियल से दोनों बना हुआ है, मतलब दोनों का डेंसिटी भी सेम है, ठीक है, मतलब जो टर्मिनल वेलोसिटी है इसमें देखिए दोनों क्या हुआ, तो दोनों ऑब्जेक्ट के लिए ये पूरा जो है ना ये सब सेम हो गया, ठीक है, ये सब कुछ सेम हो गया, 2/9 भी सेम हो गया, मतलब सीधे सीधे वी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो गया, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि मास इज इक्वल टू क्या होता है, तो डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू वॉल्यूम होता है, तो मास अपॉन मतलब m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू, अगर मास दोनों बॉडी का सेम है, सॉरी दोनों बॉडी का डेंसिटी सेम है, दोनों बॉडी का वॉल्यूम आप लिख दो रेशियो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई r1 क्यूब अपॉन 4/3 पाई r2 क्यूब, ओके, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहां से m1 मतलब m और ये 8m, ओके, इज इक्वल टू r1 क्यूब अपॉन
R2 क्यूब, तो यहाँ से R1 अपॉन R2 क्या मिलेगा आपको 1/2, क्योंकि यहाँ से सॉल्व करोगे ना तो इतना आ जाएगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी अपॉन 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, तो यहाँ से 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा जो कि 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को जो टर्मिनल वेलोसिटी का जो रेशियो होगा ना बच्चों, ये 1/4 यहाँ से मालूम हो जाएगा। तो आंसर इज 1/4। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा बच्चों, समझ में आ गया होगा। तो सरफेस टेंशन विस्कोसिटी क्लियर हो गया। अब जो नेक्स्ट वीडियो पे जो वन शॉट बनाऊंगा बच्चों, ये उसका अपडेट आपको कल मेरे पोस्ट में दिख जाएगा, जहाँ पे मैं अपने पोस्ट में अपडेट कर दूंगा कि अब नेक्स्ट वन शॉट किस वीडियो पे आने वाला है। ओके बच्चों, जितना से जितना पॉसिबल होगा मैं वन शॉट बना के आपको ले डाल दूंगा ताकि आपको इससे बेनिफिट मिले। बट मैं फिर भी आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।